नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी आपको एक नई दुनिया की झलक दिखाती है। यहां रोमांच, रोमांस और जादू से भरी कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले सबसे आग्रह है कि वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन को लेफ्ट स्वाइप करने के बाद आपको हाइप वीडियो नाम का फीचर दिखेगा। तो जल्दी से वीडियो को हाइप पॉइंट्स देकर हमारा सहयोग करें ताकि हम आपके लिए और भी नई नई कहानियां ला सकें। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अध्याय 211, जतिन कपूर के बेटे का पूर्णिमा उत्सव। यह विवाह योजना कंपनी ही थी जिसने राजेश की शादी का भोज आयोजित किया था। अपनी आखिरी जन्मदिन पार्टी के 2 महीने बाद राजेश और प्रणव कपूर फिर से मिले। जिस मेज पर राजेश कपूर बैठे थे उस पर देवेंद्र कपूर का परिवार बैठा था। सुनीता कपूर अपने पोते पोतियों को होटल द्वारा बनाए गए खेल के मैदान में ले गईं। आने से पहले राजेश कपूर ने उन्हें खूब खिलाया पिलाया। तो उनकी मेज पर केवल 4 लोग हैं। प्रणव कपूर श्वेता को लेकर आए और राजेश कपूर का मुस्कुराकर स्वागत किया। मैं पिछले कुछ दिनों से व्यस्त हूँ। जब आप चले जाएंगे तो मैं आपको रात का खाना खिलाऊंगा। प्रणव कपूर कोच हैं और लंबी छुट्टियां उनका सबसे व्यस्त समय होता है। राजेश कपूर मुस्कुराए और बोले, मैं 2 दिन में चला जाऊंगा। बाहर खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चों को बाहर ले जाना असुविधाजनक है और उनका खाना मेरे जितना अच्छा नहीं है। अपने पाककला कौशल के कारण वह अभी भी अपने पाककला में बहुत आश्वस्त है। प्रणव कपूर मुस्कुराए और बोले, तो फिर मैं कल आपके घर भोजन करने चलूंगा, क्या ये ठीक है? राजेश कपूर को पता चल गया कि प्रणव कपूर उनसे किसी काम से मिलना चाहता है। कोई बात नहीं। श्रेया कपूर एक अजीब आदमी को लेकर आईं। वह ठीक दिखता है, लगभग 1.7 मीटर लंबा है और थोड़ा मोटा है। श्रेया कपूर के माता पिता सहित सभी लोग हैरान रह गए। प्रणव कपूर की भौहें तुरंत सिकुड़ गईं, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। आज पूर्णिमा का भोज है, खुशी का दिन है। परिचित रिश्तेदारों को छोड़कर आज जो लोग आए उनमें जतिन कपूर के सहपाठी और मित्र शामिल थे। साथ ही वह व्यक्ति भी था जिसने फीनिक्स की दुकान का नवीनीकरण किया था। जतिन कपूर ने मंच पर खड़े होकर भाषण दिया। आज मेरे सबसे छोटे बेटे की पूर्णिमा पार्टी है। आप सभी के आने के लिए धन्यवाद। जाने से पहले तुम्हें अच्छी तरह खाना पीना चाहिए। यदि हमारे आतिथ्य के लिए कुछ भी अपर्याप्त रहा हो तो कृपया मुझे बताएं। फिर हमने खाया पिया। राजेश को गाड़ी चलानी है और बच्चों की देखभाल भी करनी है, इसलिए वह शराब नहीं पीता। भोजन के बीच में प्रणव कपूर ईशान कपूर की मेज पर गए। श्रेया कपूर से बात करते हुए श्वेता मुस्कुराई और बोली, मीरा, इसका स्वाद अच्छा है, इसे चखो। मीरा शर्मा ने एक निवाला खाया और पाया कि यह सचमुच बहुत स्वादिष्ट था। बहन यान, आप भी खाओ। श्वेता ने हाल ही में अपना वजन कुछ कम किया है, उसे सजने संवरने का शौक हो गया है और उसकी आंखें भी चमकदार हो गई हैं। जब तक रिश्ता बहुत अच्छा ना हो, मीरा शर्मा आमतौर पर गपशप नहीं करती। राजेश कपूर ने पूछा, बहन यान, क्या आप जानती हैं कि वह आदमी क्या करता है? सिस्टर यान ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि जियाउल्लाह ने हाल ही में एक लड़के को डेट करना शुरू किया है और उसी ने उसे पाने की पहल की थी। ऐसा लगता है कि उन दोनों ने अभी तक अपने रिश्ते की पुष्टि नहीं की है। भोजन के बीच में श्रेया कपूर ने एक एक करके सभी पुरुषों का परिचय कराया। इस व्यक्ति का नाम सोंग यी है। वह मेरठ में इलेक्ट्रिक वाहनों के एक ब्रांड का जनरल एजेंट है। इस ब्रांड की बिक्री अच्छी है और पूरे देश में इसकी प्रतिष्ठा भी बहुत अच्छी है। सोंग यी का भाषण और व्यवहार वास्तव में राजवीर की तुलना में बहुत मजबूत है और वह अंदर से बाहर तक आत्मविश्वास से भरा हुआ है। श्रेया कपूर ने मुस्कुराते हुए उनका परिचय कराया। ये हमारे सीईओ लिन हैं, जो हमारे कपूर परिवार के सबसे अमीर आदमी हैं। सोंग यी की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। हेलो हेलो। राजेश कपूर ने हल्के से सिर हिलाया। हेलो। सुमित यादव ने वाइन उठाए और कहा, चूंकि हम पहली बार मिल रहे हैं, मैं पी लूंगा। आप जितना चाहें उतना आनंद ले सकते हैं। ये कहने के बाद उसने अपने लिए एक गिलास भरा और उसे एक ही घूंट में पी गया। परिचय के बाद वह वापस बैठ गए। देवेंद्र कपूर आए और बोले, दुखी मत होइए। जियाउल्लाह इसी तरह काम करती और बोलती है।
राजेश कपूर ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं उसके बारे में भावुक नहीं होऊंगा। मैंने उसके मामलों को बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसका मुझसे कोई संबंध है। वह अंदर से शांत था और मीरा शर्मा के लिए कुछ खाना उठाते हुए मुस्कुरा रहा था। मुझे लगता है कि यह व्यंजन बहुत अच्छा है। जब हम घर पहुंचेंगे तो मैं इसे आपके लिए बनाऊं। मीरा शर्मा ने मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, वाह वाह, और ये झींगे भी मुझे बहुत पसंद हैं। राजेश कपूर को भी लगा कि यह झींगा पकवान वाकई अच्छा था। ठीक है, मैं ये सब तुम्हें बाद में दे दूंगा। जतिन कपूर ने आज बहुत शराब पी ली थी और जब वह राजेश कपूर की टेबल पर आया तो उसका चेहरा लाल था। राजेश कपूर, आओ कुछ पीते हैं। राजेश कपूर ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं गाड़ी चलाना चाहता हूँ, शराब नहीं पीना चाहता। एक निवाला, क्या तुम कर सकते हो? राजेश कपूर ने सिर हिलाया, तो मैं एक घूंट पी लूंगा। जतिन कपूर मुस्कुराए, ठीक है। मीरा शर्मा ने जतिन कपूर के लिए जगह बनाने की पहल की, जिन्होंने फिर राजेश कपूर को बैठने में मदद की। एक गंभीर और गंभीर नज़र। राजेश कपूर, धन्यवाद भाई। अगर आपने मेरी मदद नहीं की होती तो मैं अभी भी ईंटें ढो रहा होता। मैं अब से तुम्हारा पीछा करूंगा। राजेश कपूर ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है। जतिन कपूर ने उसकी छाती इतनी जोर से थपथपाई कि वह कसम खाने को तैयार हो गया। चिंता मत करो, मैं तुमसे जो भी मांगूंगा उसका मैं निश्चित रूप से ध्यान रखूंगा। कुछ भी गलत नहीं होगा। राजेश ने सहजता से उत्तर दिया, मुझे आप पर विश्वास है। जतिन कपूर मुस्कुराए और जाने से पहले राजेश कपूर के कंधे पर थपथपाया। भाई, मेरा विश्वास करो, मैं अब पहले से अलग हूँ। राजेश कपूर ने अपना बैग पकड़ा और कहा, प्रिय, तुम खाना खा लो। मैं बच्चों को देखने जाता हूँ। जाने की कोई ज़रूरत नहीं, माँ उन्हें यहाँ ले आए। मैंने देखा कि विहू बहुत तेजी से दौड़ रहा था, फर्श बहुत चिकना था। राजेश कपूर इतने डर गए कि उन्होंने विहू को रोका और उसे गले लगा लिया। विहू, धीरे भागो, नहीं तो गिर जाओगे। विहू हंस पड़ा, मानो उसने इसे दिल पर नहीं लिया हो। सुनीता कपूर ने अपनी कमर पकड़ ली और हौंफते हुए बोली, वे बहुत तेज भागे। मैं पीछे से उनका पीछा नहीं कर सकी। उनकी पीठें पूरी गीली हैं। क्या तुम कोई कपड़े लाए हो? उन सबको कपड़े बदलने की ज़रूरत है। राजेश कपूर विहू को पास के कुंज में ले आए। मीरा शर्मा एक बैग लेकर आईं। राजेश ने सभी लड़कों की छोटी आस्तीन वाली शर्ट बदल दी और दूसरे और तीसरे बच्चे को पसीने से तर तौलिया पहना दिया। तनु और रिया के बाल टेढ़े मेढ़े हो गए और उनके बाल खेलने से गीले हो गए। बेबी, चुपचाप बैठो, पापा तुम्हारे बाल बांध देंगे। रिया, कृपया शांत बैठो। तनु ने अपना छोटा सा मुंह हिलाया और कहा, पापा, तनु भी एक चाहती है। मेरी छोटी सी गांड टेढ़ी है। इतना कहकर उन्होंने राजेश कपूर की ओर सिर हिलाया। इससे मीरा शर्मा और सुनीता कपूर हंस पड़ीं। सुनीता कपूर ने सुमीत यादव को देखा और पूछा, क्या ये जियाउलान का नया बॉयफ्रेंड है? वह राजवीर से अच्छा दिखता है। वह किस तरह का काम करता है? राजेश कपूर ने रिया के लिए कुशलतापूर्वक 2 मीटबॉल बनाए। अति सुंदर। तनु जल्दी से राजेश कपूर की बाहों में सिमट गई। मेरे दूसरे बच्चे का समय आ गया है। राजेश कपूर ने तनु को उठाया और बैठा दिया। माँ, चलो इस बारे में बाद में अकेले में बात करते हैं। बच्चे अब सब कुछ जानते हैं। सुनीता कपूर ने तुरंत उसे रोका, ये सही है, ऐसा नहीं चलेगा। मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद। रिया की ओर देखते हुए सुनीता कपूर की आंखें मुस्कुराहट से भरी थीं। ओह माय, हमारे 3 खजाने कितने प्यारे और मनमोहक हैं। तनु ने पूछा, तनु कहाँ है? वे सभी अच्छे और सुंदर हैं। तनु के बाल स्वाभाविक रूप से घुंघराले हैं और वह उन्हें एक छोटे से जूड़े में बांधती है, जो बहुत प्यारा लगता है। रात के खाने के बाद राजेश कपूर ने देखा कि आज मौसम अच्छा है और उन्होंने सोचा कि वे 2 दिन में मुंबई लौट आएंगे। जब से मैं बाहर आया हूँ, मैं अपने माता पिता के साथ समय बिताने के लिए घर नहीं गया हूँ। पिताजी, क्या आप मछली पकड़ने जाना चाहते हैं? जब से देवेंद्र कपूर और ईशान कपूर ने मछली पकड़ना सीखा है, तब से वे रुक नहीं पा रहे हैं। अब जब मेरे पास करने को कुछ नहीं होता तो मैं मछली पकड़ने चला जाता हूं और सामाजिक कार्यक्रमों में नहीं जाता। सुनीता कपूर बहुत संतुष्ट थीं। इसमें कुछ गड़बड़ है।
मछली पकड़ने वाली छड़ी की कीमत कुछ दर्जन से लेकर कुछ 100 रुपये तक थी और उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन मैंने मछली पकड़ने वाली छड़ियों पर 1200 रुपये खर्च कर दिए और सिर्फ 3 या 4 ही खरीदी। ये थोड़ा ज्यादा है। सुनीता कपूर को सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आया। तुमने कहा था कि सूखी मछली बहुत महंगी है, कम से कम उसके लिए कुछ मछलियां तो पकड़ो। मैंने उसे एक बार भी नहीं देखा, वह बस इसका आनंद लेता था। यदि यह अतीत में होता तो मैं मछली पकड़ने की छड़ी खरीदने के लिए 1000 से अधिक खर्च करता और वह मुसीबत में पड़ जाती। हुर्रे! देवेंद्र कपूर की आंखें चमक उठीं। मैं तुम्हारे दूसरे और तीसरे चाचा को बुलाता हूँ। तीनों पुरुषों की मछली पकड़ने की कुशलता समान थी। ईशान कपूर 1-2 छोटी मछलियां पकड़ने में सफल रहे, लेकिन अन्य 2 को किसी भी मछली की पूंछ तक नहीं दिखी। सुनीता कपूर ने आह भरी। तुम्हारे पिताजी पिछले कुछ महीनों से मछली पकड़ रहे हैं और मुझे अभी तक मछली की गंध तक नहीं आई है। मैं हर दिन चिलचिलाती धूप में नदी में मछली पकड़ने जाता हूं और इससे कभी नहीं थकता। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मजा कहाँ है। राजेश कपूर मुस्कुराए। इतने सालों बाद पापा को आखिरकार एक शौक मिल ही गया। बस उनका अनुसरण करो। यह बाहर जाकर शराब पीने और ताश खेलने से बेहतर है ना? सुनीता कपूर वास्तव में नाराज नहीं थी, वह सिर्फ शिकायत कर रही थीं। ईशान कपूर बहुत उत्साहित हुए जब उन्होंने सुना कि वे मछली पकड़ने जा रहे हैं। देवेंद्र कपूर मुस्कुराए और बोले, मेरे पास बहुत सारी मछली पकड़ने वाली छड़ें हैं। मैंने मनीष कपूर से उन सभी को वापस लाने के लिए कहा है। बनना। प्रवीण कपूर ने कहा, तो फिर आप लोग पहले जाए। मैं जियाजुन और बाकियों को वापस भेज दूंगा और फिर आऊंगा। मनीष कपूर को कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने और मानसी ने बाहर जाकर खेलने का कार्यक्रम तय किया था और वापस आने पर उन्हें कपड़े बदलने थे। जतिन कपूर, शालिनी कपूर, दूसरी बुआ और शालिनी कपूर का परिवार सभी पहले चले गए। मेहमान भी एक एक करके चले गए। प्रणव कपूर भी श्वेता को घर ले गए क्योंकि दोपहर 3:30 बजे उनकी क्लास थी। लगभग सभी लोग चले गए थे, केवल अंकल सैन का परिवार और श्रेया कपूर ही बचे थे। श्रेया कपूर सोंगी के साथ बातचीत करते हुए खाना खा रही थीं। दोनों बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। राजेश कपूर बच्चों को लेकर सबसे पहले चले गए। चाचा चाची, मैं पहले बच्चों को ले जा रहा हूँ। उन्हें थोड़ी देर सोने की ज़रूरत है। ईशान कपूर खड़े हुए और बोले, चलो साथ चलते हैं। उन्होंने श्रेया कपूर की तरफ देखा तक नहीं। श्रेया कपूर ने पूछा, पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं? जिसने उसे उत्तर दिया वह उसकी तीसरी चाची थी, जिसका चेहरा भी उतना ही दुखी था। आओ मछली पकड़ने चलें। रास्ते में बच्चे सो गए। राजेश, मीरा शर्मा, सुनीता कपूर और देवेंद्र कपूर प्रत्येक के पास एक एक था। नौक पर चढ़ने के बाद हमने बच्चों को शयन कक्ष में लिटा दिया। प्रिय, मुझे भी थोड़ी नींद चाहिए। ठीक है, मैं डेक पर मछली पकड़ने जा रहा हूँ। अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे फ़ोन कर देना। ये नौक बच्चे के 6 महीने के जन्मदिन की पार्टी के लिए मुंबई से लाई गई थी। फिर वे मेरठ से बीजिंग के लिए विमान से रवाना हुए। नौक हमेशा कोलाबा घाट पर खड़ी रहती है। जब राजेश कपूर डेक पर पहुंचे तो उन्होंने अपनी तीसरी चाची को लिविंग रूम में आंसू पोंछते हुए देखा। जियाउलान उस आदमी के बच्चे की मां बनने वाली है। तीसरी चाची बार बार आह भरती रहीं, उसने तो बच्चे को जन्म देने की भी बात कही थी। सुनीता कपूर ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या वह हमेशा से ही बच्चे नहीं चाहती थीं? उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि राजवीर का परिवार गरीब था और अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी नहीं दे सकता था। सुनीता कपूर अचानक अवाक रह गईं। वह सेल्स का काम करती है। क्या वह 8,000 या 9,000 यानी करीब 10,000 रुपये प्रति माह नहीं कमाती? राजवीर बिक्री का प्रभारी है। मैंने सुना है कि वह 5 या 6,000 कमाता है। हम दोनों मिलकर महीने में 10,000 से अधिक कमा लेते हैं। क्या मैंने पहले नहीं सुना था कि राजवीर के माता पिता ने 100,000 रुपये से अधिक का योगदान दिया है और अभी भी डाउन पेमेंट के लिए कितना पैसा बाकी है? क्या उन्हें इसकी भरपाई नहीं करनी चाहिए? इतने सालों से शादीशुदा होने के बाद मैं इस महीने थोड़ी बचत करूंगी। कम से कम हमारे पास कुछ पैसे तो हैं। तीसरी चाची बार बार आह भरती रहीं।
जियाउलान को जो घर पसंद है उसके लिए डाउन पेमेंट 500,000 या 600,000 रुपये है। उन्हें इतना पैसा कहाँ से मिलता है? और जियाउलान, तुम हमेशा से ही बहुत ज़्यादा खर्च करने वाली रही हो। तुमने पिछले कुछ सालों में ज़्यादा पैसे नहीं बचाए हैं। अगर वे सचमुच पैसा बचाते हैं तो जियाउलान को हमारी सेवानिवृत्ति बचत की कमी महसूस नहीं होगी। सच कहूँ तो मैं राजवीर के परिवार से बहुत संतुष्ट हूँ। सुनीता कपूर भी संतुष्ट थीं। राजवीर वो परिवार का सदस्य है, लेकिन उसकी योग्यताएं कम हैं। लेकिन मेरठ में तो उसका 5-6 हज़ार का मासिक वेतन पहले से ही काफ़ी अच्छा है। कंपनियों में सफ़ेदपोश कर्मचारी महीने में केवल 10,000 रुपये से थोड़ा अधिक कमाते हैं। वह उनसे कैसे तुलना कर सकता है? तीसरी चाची को सिरदर्द हो गया। मैंने जियाउलान को भी इसके बारे में बताया था, लेकिन उसने नहीं सुना। सुनीता कपूर ने आह भरी। भाभी, मुझे कुछ अप्रिय बातें कहनी हैं। जियाउलान को देखो, तुम्हारे पास कोई शिक्षा नहीं है, कोई प्रतिभा नहीं है, और तुम सारा दिन बस बाहर जाकर खाना पीना और मौज मस्ती करना चाहती हो। आपको लगता है कि राजवीर की पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छी नहीं है, लेकिन आपके परिवार की स्थिति कितनी अच्छी है। राजवीर के माता पिता जियाउलान के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन वह अभी भी संतुष्ट नहीं है। वह हमेशा इधर उधर की शिकायत करता रहता है। अगर वह और वह आदमी साथ साथ चलते हैं तो ये सबसे अच्छी बात है। अगर नहीं तो कोई बात नहीं। तीसरी चाची भी असहाय थीं, लेकिन उसे इस बात से तसल्ली मिलती है कि उसका बेटा हाल ही में काफ़ी बदल गया है। उस समय राजेश कपूर से डांट खाने के बाद प्रणव कपूर बहुत बदल गए। पिछली बार वह हमारे घर कुछ लेकर आया था, इसलिए उसे अपने पिता को मुआवजा देना पड़ा। पिता और पुत्र के बीच संबंध अब पहले से कहीं बेहतर हैं। चाहे आप व्यस्त हो या नहीं, आपको फ़ोन करना और नमस्ते कहना याद रहता है। सुनीता कपूर, ये बुरा नहीं है। वे कहते हैं कि पुरुष देर से परिपक्व होते हैं, लेकिन वे देर से परिपक्व होंगे। दिन भर इतना मत सोचो। अपना अच्छा ख्याल रखो। मेरे बेटे और बेटियों दोनों के अपने अपने रास्ते हैं। हमें बस अपना सर्वश्रेष्ठ देने की ज़रूरत है। तीसरी चाची ने शांत भाव से कहा, वैसे भी मुझे आज सुमित यादव पसंद नहीं है। वह अकेली नहीं थी जिन्हें ये पसंद नहीं आया। सुनीता कपूर को भी ये पसंद नहीं आया। मैं इसे कैसे कहूँ, ये तो बस एक एहसास है। हालांकि सोंगी के शब्द और कार्य त्रुटिहीन हैं। राजेश कपूर ने उनकी बात सुनी, उनका अभिवादन किया और गौरव को ढूंढने चले गए। मैं मछली पकड़ने के बाद अपने बच्चे के लिए मछली का सूप बनाने की योजना बना रही हूँ। राजेश कपूर मछली पकड़ने वाली छड़ी लेकर आए और जल्दी से चले गए। ईशान कपूर को माल पता था और उन्होंने मछली पकड़ने वाली छड़ी ली और आवाज लगाए, अरे ये तो अच्छा आदमी है। इसकी कीमत क्या है? 3,000। देवेंद्र कपूर ने तुरंत उन्हें धीमी आवाज में बोलने का इशारा किया। मैंने इसे 3,500 में खरीदा था और मैंने अपनी पत्नी को धोखे से 1,000 से ज्यादा की कीमत मांग ली। मुझे मत बताना कि तुम बहुत रूखे हो रहे हो। ईशान कपूर ने होंठ भींचे। आपका बेटा इतना अमीर है, लेकिन जब वह मछली पकड़ने वाली छड़ी पर कुछ 1,000 रुपये खर्च करता है तो आप इतने परेशान हो जाते हैं। देवेंद्र कपूर ने खुद को व्यस्त करते हुए कहा, हमें अभी भी पैसे बचाने की जरूरत है। यदि बच्चा होनहार है तो माता पिता को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनके कंधों पर पड़ा बोझ अचानक बहुत हल्का हो गया। जब बात पैसे की आती है तो मुझे ज्यादा परवाह नहीं है। बस अपना पैसा खर्च करें और अपने बच्चों के लिए परेशानी पैदा न करें। इसलिए जब भी संभव हो हमें बचत करनी चाहिए। प्रवीण कपूर ने कहा, कई गर्मियों तक मैंने कोई कपड़े नहीं खरीदे। अब उसे पैसे या बच्चों की चिंता नहीं करनी पड़ती। इसके विपरीत पैसा, मुझे इसकी ज़्यादा परवाह नहीं है। अब आपको अपने बच्चों के लिए इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। पिताजी, मुझे एक मछली पकड़ने वाली छड़ी दीजिए। राजेश कपूर और देवेंद्र कपूर ने एक मछली पकड़ने वाली छड़ी ली और उसे बाहर फेंकने का नाटक किया। असर बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि आज हम खाली हाथ नहीं लौटेंगे। पास खड़ा ईशान कपूर हंसा, छोटे भाई, अगर इसे सबसे सस्ती मछली पकड़ने वाली छड़ी भी दे दो तो क्या ये मछली पकड़ पाएगा? राजेश कपूर, देवेंद्र कपूर हंसे और बोले, वह निश्चित रूप से कुछ भी नहीं पकड़ पाएगा।
उसे हम पर निर्भर रहना होगा, हा हा हा। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, राजेश कपूर की मछली पकड़ने वाली छड़ी हिल गई। राजेश कपूर ने उसे खींचकर फेंक दिया। कांटे पर एक जीवंत मछली थी जो उनकी हथेलियों जितनी बड़ी थी। ईशान कपूर मुस्कुराए। देवेंद्र कपूर शांत नहीं बैठ सके। बेटा, चलो बदल लेते हैं। ठीक है। दोनों व्यक्तियों ने फिर से अपनी मछली पकड़ने वाली छड़ें डालीं और देवेंद्र कपूर खुशी से बैठे मछली के काटने का इंतजार कर रहे थे। परिणामस्वरूप इस बार बाकी सभी लोग भी इसकी चपेट में आ गए। वह अभी भी वायुसेना है। उसे लगा कि वह अपने शौक खोने वाला है। राजेश कपूर मछली को सूप बनाने के लिए ले गए। ईशान कपूर ने देवेंद्र कपूर को दिलासा देते हुए कहा, मछली पकड़ना ऐसा ही होता है। अधीर मत बनो। कभी कभी सब कुछ किस्मत पर निर्भर करता है। इससे व्यक्ति के चरित्र और स्वभाव में भी सुधार हो सकता है। उदाहरण के लिए, मेरे स्वभाव में बहुत सुधार हुआ है। राजेश कपूर मछली का सूप बनाने के लिए छोटी सी रसोई में गए, तभी उन्होंने अपनी दूसरी चाची को अपनी बेटी को पुकारते सुना। क्या तुम सचमुच उस आदमी के साथ रहना चाहती हो? आप दोनों एक दूसरे को केवल 2 महीने से जानते हैं, कोई निर्णय लेने से पहले एक दूसरे को अच्छी तरह से क्यों नहीं जान लेते? चलो चलो चलो, अगर तुम ऐसा करने पर अड़े रहे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अब तुम बड़े हो गए हो और चीज़ों के बारे में तुम्हारे अपने विचार हैं। देखते हैं क्या होता है। सुनीता कपूर ने उसे कुछ शब्द कहकर सांत्वना दी, फिर उठकर शयन कक्ष में गईं, ये देखने के लिए कि क्या उनका छोटा पोता जाग गया है। बच्चों के जागने के बाद राजेश ने उन्हें मछली का सूप पिलाया। आओ मछली पकड़ने चलें। वाह, मुझे भी एक चाहिए। मुझे भी एक चाहिए। पिताजी, मुझे भी एक चाहिए। पिताजी, क्या पानी में बहुत सारी मछलियां हैं? वाह, यहाँ तो बहुत पानी है। पिताजी, मुझे गले लगाए। मैं मछली देखना चाहता हूँ। बच्चों की सुरक्षा के लिए राजेश को उन्हें देखकर इधर उधर घूमने देना पड़ा। वे कैसे मान जाते? वे तो बस मछली पकड़ने जाने के लिए जोर जोर से चिल्ला रहे थे। कोई और रास्ता नहीं था। राजेश कपूर ने अपने हाथों में 2 और बाकी लोगों ने एक एक हाथ में पकड़ रखा था। अपने बच्चे के पास रहें और उसकी हर गतिविधि पर नजर रखें ताकि वह गिर न जाए। आधे घंटे के बाद उन तीनों को कुछ लाभ हुआ। ईशान कपूर ने 3 पाउंड की मछली पकड़ी जो बाल्टी में आगे पीछे तैर रही थी। बच्चे बाल्टी के चारों ओर इकट्ठा होकर उसे उत्सुकता से देखने लगे। अचानक विहू चिल्लाया, आह, सांप, ये सांप है। बच्चे चौंक गए। पता चला कि देवेंद्र कपूर ने एक बड़ी सफ़ेद मछली पकड़ी थी जो कांटे पर घूम रही थी। विहू डर के मारे रो पड़ा। मीरा शर्मा जल्दी से विहू को घर के अंदर ले गईं और उसे दिलासा दिया। रिया के चेहरे के भाव बदल गए और वह पलटकर पीछे की ओर चला गया। तनु आखिरकार एक लड़की थी और वह इतनी डरी हुई थी कि उसने राजेश कपूर को गले लगा लिया और उसकी बाहों में दुबकी रही। उसने पुकारा, पिताजी, पिताजी। राजेश कपूर ने उसे उठाया और कहा, डरो मत, पापा यहाँ हैं। इसकी तुलना में अवी और विहू बहुत बहादुर हैं। विहू और अवी सावधानी से बाल्टी के पास पहुंचे। वे उत्साहित और डरे हुए दोनों थे। प्रवीण कपूर हंसे और बोले, वाह, ये दोनों वाकई बहादुर हैं। इतनी बड़ी पीली ईल देखकर भी इन्हें जरा भी डर नहीं लगा। कमाल है। देवेंद्र कपूर ने कहा, वे दोनों सबसे शरारती हैं। वे किसी चीज से नहीं डरते। देखो, उन दोनों ने अपनी गर्दनें ऊपर उठाईं और ध्यान से देखा। उनके चेहरों पर उत्साह था। देखो, ये हिल रहा है। विहू बोलते समय अपने शरीर को पीले मछली की तरह घुमा रहा था। अवी ने राजेश कपूर की ओर मुड़कर पूछा, पापा, क्या ये काटेगा? ईशान कपूर ने भारी स्वर में सिर हिलाया, ये लोगों को काट सकता है। ये बहुत भयंकर है। दोनों भयभीत बच्चे कई कदम पीछे हट गए। तनु अब उतना डरा हुआ नहीं है क्योंकि उसे अपने पिता का संरक्षण प्राप्त है। पिताजी, जाकर देख लीजिए, जाकर देख लीजिए। राजेश कपूर उसे उठाकर ले गए और तनु ने ध्यान से देखने के लिए अपना सिर आगे बढ़ाया। पीली ईल को हिलते देख उसने जल्दी से अपना सिर राजेश कपूर की छाती में छिपा लिया। क्या इससे उसे दिलचस्प महसूस होता है? हंसते हंसते राजेश कपूर ने मछली और पीली ईल से भरी बाल्टी डेक पर रख दी। हालांकि पीली ईल वाली बाल्टी को जाल से ढक दिया जाता है ताकि वह बाहर न निकल सके।
राजेश कपूर ने खड़े होकर उनमें से प्रत्येक पर सुरक्षात्मक अवरोध का प्रयोग किया। उन्होंने इसे पूरी दोपहर तक देखा और उन्हें बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हुई। शाम को घर जाने का समय हो जाता है। घर आकर मैं खाना बनाती हूँ, बच्चों के खाने के दौरान उनकी देखरेख करती हूँ और फिर उन्हें कहानियाँ सुनाती हूँ। आधी रात को पालने से रिया के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। राजेश कपूर और मीरा शर्मा तुरंत जाग गए। राजेश वहां गया और रिया को उठा लिया। रिया को शायद कोई बुरा सपना आया था और वह बहुत दुखी होकर रो रही थी। मीरा शर्मा ने पूछा, क्या हो रहा है? राजेश कपूर ने अनुमान लगाया, शायद वह दिन में पीली मछली से डर गई थी। उसने रिया को पकड़ लिया और धीरे से उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, अच्छी रहो रिया, रो मत, पापा यहाँ हैं। पिताजी तुम्हारी रक्षा करेंगे, डरो मत। ओह, हमारी रिया सबसे बहादुर छोटी राजकुमारी है, बहुत अद्भुत। बेबी, डैडी यहाँ हैं, मुआ, डैडी यहाँ हैं। मीरा शर्मा अन्य शिशुओं की जांच करने गईं। ये देखकर कि दूसरा बच्चा बेचैनी से सो रहा था, मैंने उसे धीरे से थपथपाया और सहलाया। तनु पलट गया और मीरा शर्मा ने उसकी पीठ थपथपाए। उधर रिया शांत थी और तनु फिर से गहरी नींद में सो गई। पत्नी, सो जाओ, मीरा शर्मा ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे नींद नहीं आ रही है। उसने तीनों खजानों को देखा और बाथरूम में चली गई। जब वे बाहर आए तो राजेश ने रिया को वापस पालने में डाल दिया था। आधी रात को राजेश बच्चों से रो रहा था और रिया ने फिर से कुछ शब्द गुनगुनाए। अगली सुबह जल्दी, रिया फिर से एक उत्साही छोटी राजकुमारी बन गई है। दोपहर में मीरा शर्मा ने अपना सामान पैक किया और अगले दिन मुंबई लौटने की तैयारी करने लगीं। प्रणव कपूर श्वेता को मेहमान के तौर पर लेकर आए थे और वे वास्तव में अपनी सामग्री स्वयं लेकर आए थे, इसलिए मीरा शर्मा ने कार्यभार संभाला। अरे, ये सब क्यों लाए हो? हम तो बस फ्रिज साफ कर रहे हैं। आपको यह व्यंजन घर ले जाना चाहिए और बच्चों के लिए पकाना चाहिए। प्रणव कपूर ने चिकन, मछली, जीवित झींगा और अन्य सब्जियां खरीदी। राजेश ने केवल जीवित झींगों की मांग की, जो 5 पाउंड से अधिक वजन के थे, ताकि बच्चों के लिए झींगा बॉल्स बनाई जा सकें। प्रणव कपूर को अन्य बर्तन वापस ले जाने के लिए कहा गया। आप जो उपहार दे चुके हैं उसे वापस नहीं ले सकते। राजेश कपूर ने फ्रिज खोला और कहा, देखो, मेरे पास अभी भी बहुत कुछ है। खाना खत्म करने और फ्रिज साफ करने के बाद हम मुंबई वापस चलेंगे। श्वेता ने रेफ्रिजरेटर की ओर देखा और कहा, ठीक है, फिर हम इसे वापस ले लेंगे। राजेश कपूर ने सिर हिलाया। हम सब रिश्तेदार हैं, इतना विनम्र मत बनो। तुम मेरे घर आओ और मैं सचमुच तुम्हें अपना खाना लाने की इजाज़त देता हूँ। मैंने सोचा कि यह प्रणव कपूर का मजाक मात्र है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में ऐसा करेंगे। मीरा शर्मा और श्वेता लिविंग रूम में बच्चों की देखभाल कर रही हैं। राजेश कपूर और प्रणव कपूर रसोई में बातें कर रहे थे। प्रणव कपूर सीधे मुद्दे पर आ गए। राजेश कपूर, मैं एक ड्राइविंग स्कूल खोलने की योजना बना रहा हूँ। सब्जियां काटते हुए राजेश ने कहा, वाह, अपना ड्राइविंग स्कूल खोलना और अपना मालिक बनना बहुत अच्छी बात है। प्रणव कपूर ने सिर हिलाया। यह विचार मेरे मन में 2 साल पहले आया था, पर तब मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। अब जब मेरे पास कुछ पैसे हैं तो मैं ये काम करने से डरता हूँ, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं मैं सब कुछ खो न दूँ। राजेश कपूर ने पूछा, तो फिर अब आप ड्राइविंग स्कूल क्यों खोलना चाहते हैं? प्रणव कपूर ने आह भरते हुए कहा, हमारे कपूर परिवार के पुरुषों को देखो। सबसे छोटे मनीष कपूर को मुंबई विश्वविद्यालय में दाखिला मिल गया है और उन्होंने एक घर भी खरीद लिया है। मैंने सोचा, मुझे भी कोशिश करनी चाहिए। अगर मैं सब कुछ खो भी दूं तो भी मैं नए सिरे से शुरुआत कर सकता हूं। खैर, मेरे पास एक हुनर है, इसलिए जब तक मैं भूख से नहीं मरता तब तक सब ठीक है। राजेश कपूर ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है। प्रणव कपूर एक क्षण के लिए हिचकिचाए। मुझे लगता है कि ड्राइविंग स्कूल या तो बड़े पैमाने पर चलाया जाना चाहिए या फिर बिल्कुल नहीं चलाया जाना चाहिए। ये बहुत छोटा है, देखने में कंजूस लगता है और आने वाले छात्रों में विश्वास की भावना पैदा नहीं कर पाता। जब ये बड़ा होता है तो यह अलग लगता है। यह अधिक प्रभावशाली दिखता है और अधिक कारों के साथ यह अधिक औपचारिक लगता है। जो लोग गाड़ी चलाना सीखने आते हैं वे सहज महसूस करते हैं।
राजेश प्रणव कपूर के बयान से सहमत हैं। ड्राइविंग स्कूल भी एक स्कूल है। शिक्षण वातावरण, कोच की योग्यता और कार सभी महत्वपूर्ण हैं। प्रणव कपूर ने आगे कहा, मैं बड़े वाहन चलाना सिखाता हूं और ड्राइविंग स्कूल चलाने के लिए निश्चित रूप से अभ्यास वाहन की आवश्यकता होती है। मैं 5 कारें खरीदने की योजना बना रहा हूं, लेकिन मेरे पास $5 मिलियन से भी कम है, इसलिए मुझे डर है कि यह पर्याप्त नहीं होगा। मुझे डर है कि तब मुझे आपसे कुछ उधार लेना पड़ेगा। चिंता मत करो, जैसे ही मैं पैसा कमा लूंगा, मैं तुम्हें पैसे लौटा दूंगा। राजेश कपूर ने चावल को भाप में पकाया और सब्जियां और मांस काटकर अलग रख दिया। हाथ धोने के बाद मैंने उन्हें पूछा, चलो बैठकर बात करते हैं। वे दोनों पास ही एक छोटी सी मेज पर बैठ गए। मैं इस धन को निवेश मानूंगा, इसलिए मुझे इसकी चिंता नहीं होगी कि यह ऋण है या नहीं। मुझे विश्वास है कि आपका ड्राइविंग स्कूल पैसा कमा सकेगा। प्रणव कपूर बहुत खुश हुए। शुक्रिया भाई, मैं बहुत आभारी हूँ। यहाँ पुरुष बातें कर रहे थे जबकि महिलाएं अपने बच्चों की देखभाल कर रही थीं और गपशप कर रही थीं। भाभी, आप और भाई लुई आजकल कैसे हैं? हाल ही में वह काफ़ी बदल गए हैं। कम से कम व्यक्तित्व के मामले में वह पहले से कहीं ज़्यादा संयमी और कम आत्मसंतुष्ट हो गए हैं। आप कैसे हैं? यही तो सच है। पति पत्नी के बीच रिश्ता चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, उसमें कभी सुलह नहीं हो सकती। श्वेता ने अपने बेटे की ओर देखा और कहा, पिछली बार जब मैंने उससे तलाक के लिए बहस की थी तो मैं सचमुच दृढ़ थी, लेकिन मैं अपने बेटे को जाने नहीं दे सकती थी। वह मुझे हर दिन फ़ोन करके वापस आने के लिए कहता था और मैं बहुत रोती थी। आप मेरी सास को जानते हैं, वह स्वयं पूरी तरह से मूर्ख है। वह एक बच्चे की देखभाल कैसे कर सकती है? मैं फिर से तलाकशुदा हूँ। मेरे माता पिता मेरे बच्चे की देखभाल नहीं कर सकते और वह मुझे बच्चा नहीं देगा। मैंने 1 सप्ताह तक कष्ट सहा, लेकिन अब और सहन नहीं कर सका, इसलिए मैं वापस चला गया। श्वेता ने गहरी सांस ली और कहा, अगर यह बच्चा न होता तो मैं बिना किसी चिंता के यहाँ से जा सकती थी। फिर उन्होंने आह भरते हुए कहा, लोग कहते हैं कि बच्चों की खातिर महिलाओं का विवाह बंधन में बंध जाना मूर्खता है। देखिए, उन्हें पता नहीं है, इसमें 10 महीने का गर्भ लगता है और वे धीरे धीरे अंकुरित फलियों की तरह बड़े होते हैं। हमने बहुत सी कठिनाइयां झेली हैं और दिन रात आपकी देखभाल की है। हम इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते। जब से मैं वापस आई हूँ, कुछ दिनों तक मेरा बेटा मुझे गोद में लेकर सोता रहा, क्योंकि उसे डर था कि मेरे जाने के बाद मैं उसे छोड़ दूंगी। एक दिन वह मुझसे पूछती रही कि क्या मैं अब उसे नहीं चाहती, क्या मैं अब उसे प्यार नहीं करती। मैंने भी सोचा, तुम्हारा भाई लुई हर दिन इतना व्यस्त रहता है, मैं अपने जाने के बाद बच्चे को अपनी सास के पास देखभाल के लिए छोड़ दूंगी। वह इतनी नासमझ है कि वह बच्चे को भी छोड़ सकती है। मैं तो इसके बारे में सोचकर ही घबरा जाती हूँ। मीरा शर्मा ने उसके हाथ थपथपाते हुए कहा, बच्चे अपनी माँ की आंखों के तारे होते हैं। मैं समझती हूँ। श्वेता शांत हुई और बोली, छोड़ो, ये सब अतीत की बात है। मैं अब इसके बारे में और नहीं सोचना चाहती। वह जो चाहे कर सकता है और मैं बस आंखें मूंद लेता हूँ और भ्रमित होने का नाटक करता हूँ। आइए हम अपना जीवन इसी तरह जिएं। जब भी मीरा शर्मा ने दंपतियों के साथ ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होते देखीं, तो उन्हें राहत भी मिली और डर भी लगा। मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे राजेश जैसा आदमी मिला। मुझे डर है, इस तरह की खुशी कितने समय तक टिकेगी। रात के खाने के बाद मैं थोड़ी देर बैठा और फिर वापस चला गया। भाई लुई ने तुम्हें क्या बताया? वह एक ड्राइविंग स्कूल खोलना चाहता था, लेकिन उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे, इसलिए उसने मुझसे कुछ पैसे उधार मांगे। मैंने उनसे सीधे कहा कि वे निवेश करें और ऋण के बारे में भूल जाएं। मीरा शर्मा ने राजेश कपूर को गले लगा लिया। राजेश कपूर आश्चर्यचकित हुए और धीरे से पूछा, क्या हुआ? पतिदेव, क्या आप हमेशा मेरे साथ इतने अच्छे रहेंगे? हाँ, वास्तव में, बेशक ये सच है, लेकिन जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी और सुंदर नहीं रहूंगी, तब भी क्या तुम मेरे साथ अच्छे व्यवहार करोगे? हाँ, आप बूढ़े हो गए हैं, और क्या मैं भी बूढ़ा नहीं हो रहा हूँ? वे कहते हैं कि पुरुष अधिकाधिक आकर्षक होते जा रहे हैं, जबकि दूसरी ओर महिलाएं कमाधिक मूल्यवान होती जा रही हैं। बकवास, तुम बूढ़ी हो जाओगी तब भी तुम अद्भुत सुंदरी रहोगी। बताओ, क्या तुम मेरे रूप से आकर्षित हो? किसने कहा ये?
मैं तुम्हारी आंतरिक सुंदरता से आकर्षित हूँ। मीरा शर्मा का दिल शहद की तरह मीठा हो गया, पर उन्होंने कहा, मैं आपकी हर बात पर यकीन करती हूँ। हो सकता है आप मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हों। राजेश कपूर ने अपना सिर घुमाया और मीरा शर्मा की ओर अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा। मीरा शर्मा को शाम तक इसका पता नहीं चला, उस अर्थपूर्ण नज़र का क्या मतलब है। राजेश कपूर उसे आंगन में ले गए। मीरा शर्मा ने असमंजस में चांद की ओर देखा। पतिदेव, क्या हम सोने नहीं जा रहे हैं? राजेश कपूर ने चांद की ओर इशारा किया। उसने सोचा कि राजेश पूछेगा कि क्या चांद सुंदर है, लेकिन राजेश कपूर ने शांति से कहा, पत्नी, तुम कभी सबक नहीं सीखती। मीरा शर्मा दंग रह गईं। मैंने देखा कि राजेश कपूर प्लास्टिक की पटरी पर कंबल बिछा रहे हैं, क्योंकि बच्चे भी रात में खेलने के लिए आंगन में जाते हैं। इसलिए आंगन में विशेष रूप से एक गोलाकार मच्छरदानी लटका दी गई थी। राजेश मीरा शर्मा को लेकर आए और उन्हें दोस्ताना अंदाज में याद दिलाया, मैंने एक बार तुमसे कहा था कि मेरी भावनाओं पर सवाल मत उठाओ। ठीक है, मीरा शर्मा चाहे कितनी भी मूर्ख क्यों न हो, वह इसका मतलब समझती थी। राजेश ने एक बार कहा था कि अगर आप उसके प्रति उसकी भावनाओं पर दोबारा सवाल उठाएंगे, मैं उसे कठोर दंड दूंगा। वह घबराई हुई सी लग रही थी। नहीं, मैंने सचमुच सबक सीख लिया है, पतिदेव। ओह, तो तुमने ये जानबूझकर किया? सिर्फ नहीं, वह दोष नहीं लेगी। वह एक अच्छी लड़की है। इसके अलावा वह राजेश कपूर की ताकत पहले भी देख चुकी थी। यदि आप सचमुच उसे अपमानित करते हैं तो अगले दिन चलने की ताकत के बारे में सोचना भी मत। ये सोचकर मीरा शर्मा ने अपना सिर जोर से हिलाया। नहीं, मैं तो बस मदहोशी में था। हाँ, ये सही है। आप जानते हैं कि गर्भावस्था लोगों को 3 साल तक बेवकूफ़ बना देती है ना? कभी कभी मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं करता। मीरा शर्मा की चालाकी भरी सफाई सुनकर राजेश कपूर ने मजाकिया अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, क्या ऐसा है? तो मैं आपकी याददाश्त गहरी करने में आपकी मदद कर सकता हूँ। मीरा शर्मा को राजेश ने वापस ले लिया। पतिदेव, अब मुझे इसमें कोई संदेह नहीं रहेगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। सच में, मैं निश्चित रूप से ऐसा नहीं करूँगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। सच में, मैं तो तुम्हें मूर्ख समझता हूँ। राजेश कपूर ने अपनी ओर इशारा किया। उनका सुंदर चेहरा फूला हुआ था और उनकी मुस्कान शरारती थी। मीरा शर्मा। अगले दिन दोपहर के भोजन के बाद राजेश ने अपने माता पिता को फ़ोन किया। उन्हें बताओ कि तुम मुंबई वापस जा रहे हो। शाम को राजेश कपूर और अन्य लोग ग्रीन लेक विला लौट आए। चूंकि हमने 9 पर ही भोजन कर लिया था, इसलिए हमें खाना पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मीरा शर्मा कल आधिकारिक तौर पर स्कूल वापस जाएंगी, इसलिए उन्हें जल्दी सोना होगा। परिणामस्वरूप अगले दिन सुबह सुबह प्रिया ने राजेश को फ़ोन किया। आप मुंबई कब वापस आएंगे? राजेश कपूर को लगा कि प्रिया के स्वर में कुछ गड़बड़ है और उन्होंने असमंजस में पूछा, हम तो पहले से ही यहाँ हैं, क्या हो रहा है? प्रिया हैरान थी, ये क्या हुआ? अरे, पिछले कुछ दिनों से मैं इतनी व्यस्त थी कि भूल ही गई। मेरी याददाश्त तो देखो। राजेश कपूर ने फिर पूछा, क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है क्या? प्रिया एक पल के लिए झिझकी। कोई खास बात नहीं है, बस औरतों के बीच की बात है। अगर मैं बता भी दूं तो भी तुम नहीं समझोगे। एक क्लिक के साथ उसने फ़ोन रख दिया। इससे राजेश उलझन में पड़ गया। इन दिनों इस बात पर विचार करने पर पता चलता है कि मीरा शर्मा और प्रिया के बीच अच्छे संबंध हैं। दोनों लोगों के बीच कोई संघर्ष नहीं है। नाश्ता बनाने के बाद मैं मीरा शर्मा को नाश्ता करने के लिए बुलाने ऊपर चली गई। मैंने सुना है कि मीरा शर्मा फ़ोन पर थी और दूसरी पार्टी प्रिया होनी चाहिए। वह आपसे मिलने आई थी। हाँ, मैं समझ गया। कुछ नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वह मेरे लिए इतनी मायने नहीं रखती। हाँ, मुझे पता है, चिंता मत करो। फ़ोन रखने के बाद मीरा शर्मा ने पलट कर देखा तो राजेश कपूर वहाँ थे और मुस्कुरा दी। बच्चे सुबह 8 बजे के बाद जागने के आदी हैं, तो इस बार राजेश कपूर और मीरा शर्मा 2 लोगों के लिए नाश्ते का आनंद ले सकते हैं। राजेश कपूर देख सकते हैं कि मीरा शर्मा थोड़ी गुमसुम हैं। पत्नी, कुछ हुआ क्या? मीरा शर्मा ने सिर हिलाया। कुछ नहीं, बस एक दोस्त मिलने आया था।
राजेश कपूर ने पूछा। बहुत अच्छा दोस्त। मीरा शर्मा मुस्कुराई और बोली, ये तो एक साधारण रिश्ता है। राजेश कपूर ने धीरे से कहा, अगर आपको मुझसे कुछ भी करवाना हो तो बता दीजिए। चाहे कोई भी समय हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा और तुम्हें हवा और बारिश से बचाऊंगा। मीरा शर्मा इस दोस्त के बारे में बात करते हुए खुश नहीं थी और ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। आज काम पर आपका पहला दिन है, खुश रहें। मीरा शर्मा ने आज बाहर जाने के लिए विशेष रूप से तैयार होकर तैयार हुई थीं। यहाँ तक कि लिपस्टिक भी चमकदार लाल है। इस समय यह ऐसा है जैसे कोई सैनिक युद्धभूमि पर जा रहा हो। राजेश कपूर खुद को चिढ़ाने से रोक नहीं पाए। पत्नी, क्या तुम लड़ने जा रही हो? मीरा शर्मा हल्के से मुस्कुराईं। बिल्कुल नहीं। अलविदा। पति, क्या आप दोपहर के भोजन के लिए घर जा रहे हैं? मैं तुम्हें तब फोन करूंगा। ठीक है। राजेश कपूर कुछ देर वहीं खड़े रहे। अंत में मैं सच्चाई जानने के लिए प्रिया के पास नहीं गया। ऊपर जाते समय मेरी मुलाकात विहू से हुई, जिसका छोटा सा नंगा नितंब था। रैम्बो भी है जो विहू के पीछे पीछे चलता है और उसकी रक्षा करता है। 4 खजाने। पिताजी, अपना बद धो लो, अपना बद धो लो। राजेश कपूर जल्दी से विहू को सफाई के लिए ले गए और फिर देखा कि कालीन पर कुछ गंदा तो नहीं है। सौभाग्यवश नहीं। फिर मैंने अवी और बाकी लोगों को उठने के लिए कहा। दूसरा पहलू, रॉयल प्लाजा स्टोर के बाहर प्रिया एक महिला से बातचीत कर रही थी। वह महिला प्रिया की ही उम्र की थी और देखने में एक लोमड़ी जैसी थी। मैं अभी मीरा से मिलने गया था। हम अच्छे दोस्त हैं और 1-2 साल से एक दूसरे से नहीं मिले हैं। क्या तुम्हारे लिए मिलना इतना ज़रूरी है? प्रिया ने अपनी बाहें पार करके पूछा। तुम उसे किस लिए चाहते हो? दिया कुरैशी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं और कहा, चलो बातें करते हैं। आखिरकार हम अच्छी बहनें हैं। प्रिया का चेहरा ऐसा था जैसे उसने गंदगी खा ली हो। दिया कुरैशी, यूशी के सामने अभिनय करना भूल जाओ। अगर तुमने मेरे सामने ऐसा किया तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारकर मार डालूंगी। दिया कुरैशी की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। प्रिया, ज्यादा दूर मत जाओ। प्रिया ने उपहास किया। मैं ये वाक्य तुम्हें ठीक वैसे ही लौटा रहा हूं जैसा था। तुम वहीं वापस चले जाओ जहां से आए हो। दिया कुरैशी ने गहरी सांस ली और कहा, मैं बस मीरा से मिलना चाहती थी। आखिरकार हम अच्छे दोस्त हैं। इसके अलावा आप मुझे इसे देखने क्यों नहीं देते? आपको मुझे रोकने का क्या अधिकार है? प्रिया ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ते हुए कहा, ठीक है, तो मुझे इसके बारे में बताओ। 2 साल पहले मीरा नशे में थी और तुम उसके साथ थे। उस समय तुम उसकी सबसे अच्छी दोस्त थीं। तुम कहाँ थीं? दिया कुरैशी ने शांति से कहा, मैं उस समय नशे में थी, लेकिन मैं कार में ही सो गई। आप जानते हैं कि मुझे सर्दी लग गई थी और उस दिन के बाद मुझे 1 सप्ताह तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। प्रिया ने ठंडी नाक से नाक सिकुड़ी और दिया कुरैशी के स्पष्टीकरण पर कोई टिप्पणी नहीं की। फिर उसने पूछा, क्या आपने लोहित भसीन के माता पिता को बताया कि मीरा गर्भवती थी? दिया कुरैशी ने ठंडे स्वर में कहा, आंटी मेरे पास आई और कहा कि मीरा और बोयू में झगड़ा हो रहा है और उन्होंने मुझसे इसका कारण भी पूछा। मैं क्या कह सकता हूँ? मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। प्रिया का चेहरा ठंडा पड़ गया। दिया कुरैशी, तुम अपने छोटे छोटे विचार मुझसे छिपा नहीं सकती। दिया कुरैशी और प्रिया के बीच विवाद चल रहा है। हाँ, मुझे लोहित भसीन में रुचि है, लेकिन मैं उनके साथ तभी जुड़ पाई जब उनका ब्रेकअप हो गया। लोहित भसीन मीरा शर्मा का नहीं है, तो मैं उसका मालिक क्यों नहीं बन सकता? प्रिया का चेहरा पीला पड़ गया। तुमने मीरा की पीठ में छुरा घोंपा और अब भी तुम में ऐसा करने की हिम्मत है? दिया कुरैशी ने अपने होंठ भींचे और कहा, मैंने तुम्हें चाकू नहीं मारा, मैं तो बस सच कह रही थी। प्रिया ने गहरी सांस ली और आगे बढ़कर उसे थप्पड़ मारने की इच्छा को रोका। मीरा अब ठीक है और खुश है। उसे परेशान मत करो। दिया कुरैशी ने पूछा, मैं तो बस उसे देखने के लिए मुंबई आई थी। क्या आप मुझे रोक सकते हैं? प्रिया ने दांत पीसते हुए कहा, दिया कुरैशी, मैं यूशी से अलग हूँ। मैं सचमुच लोगों को पीट सकती हूँ। तुम्हें पता है, प्रिया लड़ाई में बहुत अच्छी थी। दिया कुरैशी ने गहरी सांस ली। मैं उसका ये रूप देखूंगी, कुछ देर साथ रहूंगी और फिर उसे परेशान नहीं करूंगी। प्रिया कुछ देर इधर उधर घूमी। ठीक है, मैं मीरा को बुलाता हूँ।
अगर वह तुमसे मिलना चाहेगी तो मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। अगर वह तुम्हें नहीं देखना चाहती तो तुम वहीं वापस चले जाओ जहां से आए हो। दिया कुरैशी ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है। स्पीकर फोन चालू करके प्रिया ने मीरा शर्मा को फोन किया। मीरा, दिया कुरैशी ने तुमसे मिलने और तुम्हारे साथ मिलने की जिद की थी। आप क्या सोचते हैं? फोन के दूसरी तरफ मीरा शर्मा की आवाज़ थोड़ी ठंडी थी। ठीक है, उसे यहाँ ले आओ। प्रिया, कई वर्षों से अच्छी दोस्त रही मीरा शर्मा ने जब फोन पर दूसरी ओर से खामोशी सुनी तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। खैर, चीजें तो सुलझानी ही होंगी, है ना? किसी बच्चे को पुचकारने की आवाज़ सुनकर प्रिया को गुस्सा आने से रोका गया। ठीक है, तुम्हारी क्लास कब खत्म होगी? 10:30। ठीक है, मैं उसे कैफ़े में ले जाऊंगा और तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। ठीक है। फ़ोन रखने के बाद प्रिया ने शांति से कहा, जब मेरा काम हो जाएगा तो मैं तुम्हें वहां ले चलूंगी। दिया कुरैशी बाहर कुर्सी पर बैठ गईं और बोलीं, आप आगे बढ़ें और अपना काम करें। मुंबई विश्वविद्यालय शिक्षक के कार्यालय में आज मीरा शर्मा को आभा से परिपूर्ण कहा जा सकता है। उत्तम और शांत स्वभाव को चरम सीमा तक लाया जाता है। किरण सक्सेना और हिना वाधवा के बिना कार्यालय में मेरे सहकर्मी हैं। हर कोई मीरा शर्मा, इस ठंडे और खूबसूरत फूल को दूर से देखने की हिम्मत करता था और उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। वह हमेशा विनम्रता और सम्मानपूर्वक बात करते थे। 10:30 बजे के बाद मीरा शर्मा अपना सामान पैक करके चली गईं। शिक्षक मीरा। मीरा शर्मा ने अपना सिर घुमाया, उनकी आंखों में ठंडक का भाव था। क्या गलत? शिक्षक ने अपनी गर्दन सिकुड़कर मेज पर रखी कार की चाबियों की ओर इशारा किया। आप अपनी चाबी भूल गए। मीरा शर्मा ने चाबी ली और मंद मंद मुस्कुराई, धन्यवाद। कार में मीरा शर्मा ने प्रिया को फ़ोन किया। आप कहाँ हैं? फ़ोन रखते ही मुझे प्रिया का लोकेशन कॉल आया। एक कैफ़े। मीरा शर्मा ने कार कैफ़े के सामने पार्किंग में खड़ी की और बाहर निकल गईं। प्रिया ने अपनी थोड़ी उठाई और मुस्कुराई, वह यहाँ है। दिया कुरैशी ने अपना सिर घुमाया और देखा, उसकी आंखें आश्चर्य, ईर्ष्या और जलन से भरी हुई थीं। मीरा शर्मा बैठ गईं और अपनी पूर्व सबसे अच्छी दोस्त को देखने लगीं। दिया कुरैशी हल्के से मुस्कुराई, बहुत दिन हो गए, मीरा। मीरा शर्मा ने सिर हिलाया, तुम मुझे ढूंढ रहे हो? दिया कुरैशी ने अपने होंठ भींच लिए, फिर मुस्कुराईं, हमने लगभग 2 साल से एक दूसरे को नहीं देखा है। जब से तुम चले गए हो, मैं तुम्हारे बारे में चिंतित हूँ, लेकिन दुर्भाग्य से मेरे पास तुमसे संपर्क करने का कोई तरीका नहीं है। बाद में मुझे पता चला कि आपने प्रिया से संपर्क किया था, इसलिए मैंने उसे ढूंढने की पूरी कोशिश की। मीरा, हम अच्छे दोस्त हैं, तुम मुझसे संपर्क क्यों नहीं करती? दिया कुरैशी बहुत सुंदर है और उसका स्वभाव नाजुक और सुंदर है। और वह मार्मिक दृष्टि बहुत कमजोर दिख रही थी। अंत में दिया कुरैशी उदास दिखीं और उनका स्वर प्रश्नवाचक था। प्रिया ने आज मीरा शर्मा के मेकअप पर एक नज़र डाली और चुपचाप एक तरफ बैठ गई। मीरा शर्मा शांत दिखीं और हल्के स्वर में बोलीं, मुझे नहीं लगता कि हमारा रिश्ता इतना अच्छा है कि मुझे आपसे संपर्क करना पड़े। प्रिया, जो कॉफ़ी पी रही थी, लगभग कॉफ़ी थूक ही देती। तुम्हें पता है, इससे पहले मीरा शर्मा और दिया कुरैशी के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। दिया कुरैशी का चेहरा अचानक थोड़ा शर्मिंदा हो गया। मीरा, मुझे पता है कि तुम बुयू के माता पिता को अपनी गर्भावस्था के बारे में बताने के लिए मुझे दोषी ठहरा रही हो। लेकिन उस समय मैंने देखा कि आप बच्चा पैदा करने के लिए दृढ़ थीं, इसलिए मैंने सोचा कि उन्हें ये बताना कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसके अलावा मेरी चाची मुझसे बार बार पूछती रहीं और मेरे पास उन्हें बताने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मीरा शर्मा को वहां निश्चल बैठे देखकर वह किसी रानी की तरह लग रही थीं। दिया कुरैशी को थोड़ा दुख हुआ, मीरा, इतने साल हो गए, अब भी मुझे ही दोष दे रही हो। प्रिया खुद को ये कहने से नहीं रोक सकी, दिया कुरैशी, अगर आपने अभिनय का चुनाव नहीं किया तो यह आपकी प्रतिभा के साथ अन्याय होगा। जब हम अच्छे दोस्त थे तो स्वाभाविक रूप से मैं उसकी कमियों को नज़रअंदाज कर देता था। लेकिन समय व्यक्ति का असली चरित्र उजागर कर देता है और अब सब कुछ स्पष्ट है। दिया कुरैशी ने अपने होंठ भींच लिए और प्रिया की बातों को अनसुना कर दिया। मीरा शर्मा ने धीरे से कहा, आप जो चाहें कह सकते हैं। यह आपकी आज़ादी है। जहां तक तुम्हें दोष देने की बात है, मेरे पास इतना खाली समय नहीं है।
मैं बहुत व्यस्त हूँ। प्रिया ने अपने मुंह के कोनों को ऊपर उठाया, जिससे एक संतुष्ट मुस्कान प्रकट हुई। मीरा शर्मा ने बहुत कुछ कहा है। एक बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में आपको पता होगा कि लगातार बात करते रहने से आपका मान सम्मान गिर जाएगा। लेकिन दिया कुरैशी ने न केवल जाने से इनकार कर दिया, बल्कि उन्होंने शादी का निमंत्रण पत्र भी ले लिया। हाँ, शादी का निमंत्रण। प्रिया गुस्से से फटने वाली थी। अरे, इस कुतिया के पास वास्तव में ये चाल है। न केवल उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त के बॉयफ्रेंड के साथ संबंध बनाए, बल्कि अब वह उसे व्यक्तिगत रूप से निमंत्रण भी भेज रही है। अगर मुझे पहले पता होता तो मुझे उसे बाहर निकाल देना चाहिए था। क्या उसे अपने पास रखने से मीरा शर्मा को ही परेशानी नहीं होगी? कितनी शर्म की बात है। वह इस थप्पड़ का हकदार था। वह इसका हकदार था। खैर, अब लड़ने में देर नहीं हुई है। दिया कुरैशी ने मीरा शर्मा की नाक के नीचे निमंत्रण पत्र रख दिया। ये बोयू के लिए मेरी शादी का निमंत्रण है। मुझे उम्मीद है कि आप उस दिन शादी में आ सकेंगे। उस गंभीर नज़र को देखकर प्रिया उसकी आंखें फोड़ देना चाहती थी। मीरा शर्मा ने भी कोई जवाब नहीं दिया। मैं व्यस्त हूं और मेरे पास समय नहीं है। दिया कुरैशी ने होंठ भींचते हुए कहा, तुम नहीं भी आओ तो कोई बात नहीं। मैं आज यहाँ सिर्फ जानने आई हूँ, आप कैसे हैं। मीरा शर्मा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं ठीक हूँ। भाग्य ने मुझे और मेरे बच्चे के पिता को मुंबई में एक साथ ला दिया और अब हम विवाहित हैं और हमें विवाह प्रमाण पत्र भी मिल गया है। दिया कुरैशी हैरान थी। तुम उससे मिली? कैसा इंसान है वो? प्रिया को कुछ गंध आई। तुम्हारे विचार से वह किस प्रकार का व्यक्ति है? दिया कुरैशी ने तुरंत कहा, मुझे लगता है कि मीरा जिस व्यक्ति को पसंद करती है वह बुरा नहीं होना चाहिए। फिर उसने पूछा, क्या तुम शादीशुदा हो? तुमने शादी क्यों नहीं की? क्या चाचा और चाची इस बात पर सहमत हैं कि तुम दोनों को एक साथ रहना चाहिए? वह जीविका के लिए क्या करता है? वह महीने में कितना कमाता है? क्या वह आपका और बच्चे का भरण पोषण कर सकता है? आप अभी भी काम कर रहे हैं, बच्चों की देखभाल कौन करेगा? एक झटके के साथ प्रिया अचानक खड़ी हो गई। मैं स्नानगृह जा रहा हूँ। इतना कहकर वह जल्दी से चला गया। उसने राजेश कपूर को फ़ोन किया। जैसे ही फ़ोन कनेक्ट हुआ, उसने ऑर्डर दे दिया, मिस्टर कपूर, मैं बाद में एक दोस्त को लंच पर लाऊंगा। कृपया, आपको सुंदर होना चाहिए और देवताओं को परेशान करना चाहिए तथा हमारी आंखों को अंधा करना चाहिए। और बच्चों को जितना हो सके उतना सुंदर कपड़े पहनाओ। भोजन के लिए यह आपकी सबसे अच्छी विशेषता होनी चाहिए। मंचूहान भोज सबसे अच्छा है। मुझसे मत पूछो क्यों, बस करो। फ़ोन रखकर प्रिया अपनी सीट पर वापस आ गई। मैंने अभी अभी दिया कुरैशी की बात सुनी। मैं गर्भवती हूँ। तुम्हें पता है कि बोयू के माता पिता लंबे समय से एक पोता चाहते थे। प्रिया ने व्यंग्य करते हुए कहा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। पिछले साल वसंतोत्सव के दौरान लोहित भसीन शिमा आंटी के साथ मेरठ आना चाहते थे। उसने कहा कि वह देखना चाहता था कि मीरा कैसी है। क्या तुम्हें इस बारे में पता था? दिया कुरैशी स्पष्ट रूप से स्थिति से अनभिज्ञ थी, लेकिन उन्होंने कहा, मैं जानती हूँ। प्रिया ने सिर हिलाया। मुझे जानकर खुशी हुई। अगर मीरा के मन में लोहित भसीन के लिए कोई भावना है तो बस अपनी उंगलियां चटका दीजिए और वह निश्चित रूप से अपने माता पिता को अनदेखा कर देगा और उसके साथ रहेगा। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? दिया कुरैशी की अभिव्यक्ति बहुत दिलचस्प थी, लेकिन वह तुरंत शांत हो गई और बोली, तुम फिर मजाक कर रहे हो। मीरा शर्मा विवाहित हैं और मैं भी शादी करने जा रहा हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? प्रिया मुस्कुराई और बोली, मीरा, चूंकि दिया कुरैशी यहाँ बहुत कम आती है, इसलिए तुम्हें कम से कम उसे भोजन तो कराना चाहिए। मीरा शर्मा और दिया कुरैशी दोनों दंग रह गईं। वे सब सोचने लगे, प्रिया इतनी उदार कैसे हो सकती है। प्रिया ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अभी मिस्टर कपूर को फ़ोन किया और उनसे हमारा लंच तैयार करने को कहा। चलो घर चलें और खाना खाएं। ये सुनकर मीरा शर्मा होश में आई और पलकें झपकाईं। प्रिया खड़ी हुई और पैसे देने चली गई। जब मैं वापस आया तो मैंने उन दोनों को बैठे हुए पाया। चलो, वहाँ खड़े मत रहो, वापस चलें। वैसे, मैं मीरा के पति से आपका परिचय करवाना चाहता हूँ। दिया कुरैशी खड़ी हुई और मुस्कुराते हुए बोली, बहुत बढ़िया। मीरा शर्मा राजेश कपूर को इसमें घसीटना नहीं चाहती थीं।
जरा दिया कुरैशी से मिलने और उससे छुटकारा पाने के बारे में सोचिए। प्रिया पास आए और फुसफुसाते हुए बोली, अगर तुम अभी अपने पति को नहीं दिखाओगी तो कब दिखाओगी? क्या आप नहीं देख सकते कि वह यहाँ सिर्फ दिखावा करने आए हैं? हम उसे ऐसा करने नहीं दे सकते। हालांकि मीरा शर्मा काफ़ी स्मार्ट दिखती हैं, लेकिन उसके साथ लंबे समय तक समय बिताने के बाद आपको पता चल जाएगा। दरअसल वह भोली भाली है और उसका आसानी से शोषण किया जा सकता है। आप ये भी कह सकते हैं कि वह एक बेवकूफ़ सुअर जैसी है। प्रिया ने उस छोटी लड़की की ओर देखा और मुस्कुराई, मानो वे दोनों अच्छी तरह से मिल रहे हों। लेकिन वास्तव में उसका स्वभाव बहुत खराब है और वह लोगों को मारने में बहुत माहिर है। उन सभी के चेहरे भ्रामक थे और वे एक ही समय पर कार में बैठ गए। प्रिया ने अपना तनावपूर्ण रवैया बदला और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है क्या, ये कार मीरा के पति ने खास तौर पर उसके लिए खरीदी थी, ये कहते हुए कि इससे उसे काम पर जाने में सुविधा होगी। ये बहुत दूर की बात नहीं है, लेकिन इससे मुझे बुरा लगता है। प्रिया ने अनजान बनने का नाटक किया और मीरा शर्मा से पूछा, मीरा, इस कार की कीमत कितनी है? 3। मीरा शर्मा जवाब देने ही वाली थी कि प्रिया ने पहले जवाब दे दिया। ऐसा लगता है कि इसकी कीमत 300,000 रुपये से अधिक है। निम्न स्तरीय संस्करण की कीमत 200,000 रुपये से अधिक है। दिया कुरैशी की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। मीरा का पति क्या करता है? प्रिया मुस्कुराई और बोली, मैं खुद एक निवेशक हूँ। उनके पास मुंबई में एक स्कूल डिस्ट्रिक्ट अपार्टमेंट और एक विला है। मेरठ में एक विला है जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपये है। क्या आप फीनिक्स के बारे में जानते हैं? उनके पास 8वीं मंजिल का 1/4 हिस्सा है और वे एक शाखा खोलने की योजना बना रहे हैं। मेरी दुकान का फ्लोर स्पेस भी उसका है। उसने और मैंने मिलकर यह रेस्टोरेंट खोला है। ओह, लिंकिंग रोड पर भी उसकी दुकान है। जहां तक कारों की बात है, इसके अलावा मेरे पास एक सेडान और एक BMW भी है। वहां कई मिलियन डॉलर की एक नौक भी है। मैं बाद में मिस्टर कपूर से आपको जलयात्रा पर ले चलूंगा। प्रिया के घमंड भरे लहजे से ऐसा लग रहा था जैसे राजेश उसका पति हो। ये सजीव अभिव्यक्ति बहुत उपयुक्त है। मीरा शर्मा, दिया कुरैशी की मुस्कान फीकी पड़ने लगी। पलक झपकते ही हम ग्रीन लेक विला पहुंच गए। प्रिया ने राजेश कपूर को फ़ोन किया, श्री कपूर, हम समुदाय के द्वार पर हैं। हमारी रानी वापस आ गई हैं। खाना कैसा चल रहा है? मीरा शर्मा, राजेश कपूर, दिया कुरैशी। क्योंकि हैंड्स फ्री मोड चालू था, मैं राजेश की मधुर और थोड़ी चुंबकीय आवाज़ सुन सकता था। तुम लोग इतनी जल्दी वापस आ गए। मैं अभी इस पर काम कर रहा हूँ। प्रिया ने संतोष से कहा, तो जल्दी करो। अगर रानी को भूख लगी तो तुम ही दोषी होगे। मीरा शर्मा, राजेश कपूर, ठीक है। दिया कुरैशी ने झिझकते हुए कहा, वह बहुत युवा लगता है। प्रिया ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आपको लगता है कि यह कोई बुरा आदमी है? दिया कुरैशी ने अपने मुंह के कोने को हिलाते हुए कहा, नहीं। प्रिया मुस्कुरा कर पीछे मुड़ी और धीरे से गुनगुनाने लगी। गैराज में गाड़ी चलाते हुए प्रिया ने उससे कहा, यह एक मूवी थिएटर और एक जिम है। परिचय के बाद लिफ्ट लिविंग रूम में पहुंची। एक सुगंध मेरी नाक में घुस गई। मेरे सामने वाला लिविंग रूम बहुत बड़ा है और बच्चों के खिलौनों से भरा हुआ है। कई बच्चे खेल रहे हैं। प्रिया ने ताली बजाई, अरे बच्चों, तुम्हारी गॉडमदर यहाँ है। माँ भी वापस आ गईं। मीरा शर्मा अपने जूते बदलने के लिए प्रवेश द्वार पर गईं। हनी, मैं वापस आ गई हूँ। बच्चों, मम्मी वापस आ गई हैं। दिया कुरैशी ने अपनी आंखों में 4 बेहद प्यारे बच्चे देखे। वह अपने छोटे पैरों से खड़खड़ाते और घिसकते हुए दौड़ा। पीछे पीछे एक सुंदर बॉर्डर कोली आ रही है। सोफे पर नारंगी बिल्ली लेट गई और म्याऊं म्याऊं करने लगी। माँ, आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। माँ की खुशबू बहुत अच्छी है। मैं उनसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। सुपर सुपर सुंदर। माँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। माँ, रिया को गले लगाओ। रिया गले लगना चाहती है। प्रिया ने सिर हिलाया, क्या तुम में से किसी को मेरी याद नहीं आती? फिर वह अपने जूते बदलने के लिए प्रवेश द्वार पर गया। ओह, वह तो लगभग भूल ही गई थी कि वहां कोई है। पीछे मुड़कर दिया कुरैशी का हैरान चेहरा देखकर प्रिया तुरंत चौंक गई। क्या आप हैरान हैं? मीरा ने 4 बच्चों को जन्म दिया है।
वे सभी बहुत प्यारे, बहुत मनमोहक हैं। क्या तुमने नहीं बताया कि तुम गर्भवती हो? कितने बच्चे? क्या कोई मीरा जैसा अद्भुत है? प्रिया सही है। बच्चे इतने प्यारे थे कि वह उन्हें घर ले जाने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। ये देखा जा सकता है कि दोनों माता पिता बहुत अच्छे दिखते हैं। वैसे मीरा शर्मा के पति कहाँ हैं? प्रिया ने अपने मुंह के कोनों को ऊपर उठाया और गर्व से कहा, आओ, रसोई घर यहाँ है। वह दिया कुरैशी को रसोई में ले आया। डिंग डिंग डिंग, यह मिस्टर कपूर हैं जिन्होंने यूशी का दिल जीत लिया है। राजेश कपूर सफ़ेद रंग की छोटी आस्तीन वाली शर्ट, काली पतलून और चप्पल पहने हुए रसोई में व्यस्त थे। उनका साइड प्रोफाइल ही यह बताने के लिए काफ़ी है कि वह कितने सुंदर हैं। जब वह मुड़ा तो उसका चेहरा युवा और साफ था। नाजुक चेहरे की विशेषताओं के साथ वह वर्तमान लोकप्रिय युवा अभिनेताओं की तुलना में अधिक सुंदर है। राजेश कपूर ने अभिवादन स्वरूप दिया कुरैशी की ओर हल्का सा सिर हिलाया। बस थोड़ी देर और इंतज़ार करो, बस 20 मिनट ही लगेंगे। ठीक है, फिर मैं बच्चों के साथ खेलने के लिए लिविंग रूम में जाऊंगा। आगे बढ़ो, प्रिया ने हंसते हुए कहा। अरे, वह सुंदर है, अमीर है और खाना बनाने और बच्चों की देखभाल करने के लिए घर पर रहने को तैयार है। मुझे बताओ, मैं इसे कहाँ पा सकता हूँ? दिया कुरैशी के चेहरे की मुस्कान पूरी तरह गायब हो गई। मैंने रूखी मुस्कान के साथ पूछा, वह अकेले ही बच्चे का पालन पोषण कर रहा है? हाँ, उन्होंने कहा कि वह किसी को नौकरी पर नहीं रखना चाहते। मैं अपने बच्चों की उनके विकास के दौरान देखभाल करना चाहती हूँ और उनके विकास में कोई कमी नहीं आने देना चाहती। प्रिया बैठ गई और बोली, मीरा की किस्मत सचमुच बहुत अच्छी है। मीरा शर्मा ने जल्दी से अपना मेकअप हटा दिया, जिससे उनका सुंदर प्राकृतिक चेहरा सामने आ गया। रिया उसकी बाहों में थी और अपनी 2 छोटी चोटियों की ओर इशारा कर रही थी। माँ, ये वही है जो पिताजी ने बनाया है। क्या यह अच्छा लग रहा है? ये बहुत अच्छा लग रहा है। पिताजी बहुत अच्छे हैं। तनु ने अपना सिर ऊंचा किया और मीरा शर्मा के सामने झुक गया। माँ, तनु की तरफ देखो। मीरा शर्मा ने भी उनकी तारीफ की। तनु भी खूबसूरत हैं। तनु ने खुशी से अपने पैर का अंगूठा छुआ और वह बहुत खुश हुआ। अभी भी बीच में आ गया और अपने कपड़ों पर बने डायनासोर की ओर इशारा करते हुए कहा, जैसे कि वह कोई खजाना हो। माँ, देखो, एक डायनासोर, एक डायनासोर। विहू पीछे पीछे उछलने लगा, इस उम्मीद में कि मीरा शर्मा उसका डायनासोर भी देख सकें। माँ, मेरे पास भी एक विशालकाय डायनासोर है। ये बहुत बड़ा है। देखो, देखो, मीरा शर्मा ने गंभीरता से टिप्पणी की, ये सचमुच बड़ा है और बहुत अच्छा लग रहा है। विहू और अवी दोनों हंस पड़े। बच्चे मीरा शर्मा के इर्द गिर्द बातें कर रहे थे, जबकि प्रिया बिल्कुल अकेली थी। उसने अतिशयोक्तिपूर्वक आह भरी, ओह, क्या कोई ऐसा नहीं है जो मेरी परवाह करता हो? बोलते हुए उसने अपनी जेब से एक छोटा खिलौना निकाला। उसके चेहरे पर निराशा के भाव थे। मैं अपने खिलौने भी नहीं दे सकता। जब बच्चों ने सुना कि वहाँ खिलौने हैं तो उनकी आंखें चमक उठीं। विहू ने तुरंत स्थिति का फायदा उठाया और दौड़कर आया। गौडमदर, मुझे आपकी बहुत याद आई। ये कहते हुए उसने प्रिया को गले लगा लिया और उसे चूमने के लिए तैयार हो गया। मुझे मत चूमो, मेरी गौडमदर आज मेकअप कर रही है। लेकिन अगर आप कुछ अच्छा कहेंगे तो गौडमदर आपको वह दे देगी। विहू ने तुरंत कहा, गौडमदर, आप सबसे सुंदर हैं, सबसे सुंदर। प्रिया को यह बहुत अच्छा लगा और फिर उसने अपनी क्षमताओं पर विचार किए बिना पूछा, मेरी तुलना अपनी माँ से करो तो कौन अधिक सुंदर है? विहू ने तुरंत कहा, माँ बहुत सुंदर है, माँ दुनिया में सबसे सुंदर है। प्रिया ने जानबूझकर अपना चेहरा सीधा रखा। सच में, अगर तुम कहोगे कि माँ सुंदर हैं तो कोई कैंडी नहीं मिलेगी। जरा सोचो तो। विहू एक पल के लिए हिचकिचाया। माँ अभी भी सबसे सुंदर है, माँ सबसे सुंदर है, मेरी गौडमदर से भी अधिक सुंदर। प्रिया ने होंठ सिकोड़कर कहा, कितना ईमानदार बच्चा है। लो, इसे तुम्हें दे दो। मैं असल में उस बच्चे को चिढ़ाना चाहता था, लेकिन मीरा शर्मा की नज़र मुझ पर पड़ गई। भूल जाओ, इतना ही काफ़ी है। चलो, अगला कौन है? अवी ने तनु को पछाड़कर दूसरा स्थान प्राप्त किया। गौडमदर, आज आपके कपड़े बहुत सुंदर लग रहे हैं। तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है। बच्चे, लो, इसे तुम्हें दे दो। धन्यवाद धर्ममाता। अब तनु की बारी है। तुम्हें पता है,
तनु आसानी से मीठी बातें बोल सकती है। गौडमदर, आपका हार बहुत सुंदर है। इसे पहनने पर आप और भी सुंदर लगेंगी। प्रिया ने खुश होकर कहा, आपकी सराहना बहुत बढ़िया है। ये कार्टियर का नया मॉडल है जो कुछ साल पहले रिलीज हुआ था। यह एक बहुत ही लोकप्रिय उत्पाद है। आओ, तुम्हारा छोटा खिलौना। धन्यवाद धर्ममाता। अगला है 3 खजाने। रिया स्वतंत्र दिख रही थी और किसी भी चीज के लिए नहीं लड़ रही थी, लेकिन अनलान के हाथ में खिलौने को घूर रही थी। प्रिया ने हाथ हिलाया। रिया धीरे धीरे आई। रिया, क्या तुम्हें गौडमदर चाहिए? रिया ने सिर हिलाया। क्या तुम्हें कोई खिलौना चाहिए? सोचना, चूंकि आप इसे चाहती हैं, तो क्या आप इसे मुझे दे सकती हैं? अच्छा। कुछ देर रुकने के बाद उन्होंने कहा, धन्यवाद गौडमदर, आपका स्वागत है। प्रिया किसी उस्ताद की तरह सोफे पर लेटी रही। हर बार जब मैं ऐसा करती हूँ तो मुझे एक उपलब्धि का एहसास होता है। मीरा शर्मा ने अपने हाथों से अपना मुंह ढक लिया और हंसते हुए बोली, आप बस इतना ही कर सकते हैं। आप एक बच्चे में उपलब्धि की भावना ढूंढ रहे हैं। प्रिया ने अबूझ सा नाटक करते हुए कहा, औरत, तुम समझती नहीं हो। मीरा शर्मा हंसती रहीं, आपका तरीका सिर्फ कुछ समय के लिए ही कारगर है। बच्चे आपकी बात अनसुनी कर देंगे। प्रिया ने कंधे उचका दिए, उसे ज्यादा परवाह नहीं थी। कोई बात नहीं, कम से कम एक बार तो मेरे पास था। वे दोनों बातें कर रहे थे, दिया कुरैशी को बिल्कुल अलग रखते हुए। बेशक बच्चों ने देखा कि घर में एक अजनबी था। बच्चे अजनबियों से नहीं डरते। वह कुछ क्लिक करके दिया कुरैशी के पास पहुंचा। नमस्ते आंटी, मैं विहू हूँ। दिया कुरैशी ने समय का हिसाब लगाया और सोचा कि मीरा शर्मा का बच्चा लगभग 1 साल का होगा। उन्होंने 1 वर्ष के आसपास के कई बच्चों से भी मुलाकात की। अधिक से अधिक वे स्थिरता से चल सकते हैं और कुछ शब्द बोल सकते हैं। उनके जैसा कोई नहीं है। चाहे ऊंचाई हो, शरीर की बनावट हो या भाषा अभिव्यक्ति क्षमता, वे 1 साल के बच्चे से कहीं बेहतर हैं। दिया कुरैशी ने अपना परिचय देते हुए कहा, नमस्ते, मैं दिया कुरैशी हूँ, आप मुझे आंटी डू कह सकते हैं। विहू ने कहा, ओह, और उत्सुकता से दिया कुरैशी की ओर देखा। तनु ने पूछा, तुम हमारे घर क्यों आए? तुम्हारी माँ और मैं दोस्त हैं। दोस्तों? ओह, क्या आप हमारे लिए कोई उपहार लाए हैं? सामने खड़ी प्रिया ने दिया कुरैशी के चेहरे पर भाव देखे और समझ गई कि उपहार का कोई नामो निशान नहीं है। साथ ही जब मैंने तनु को इतना सीधा होते देखा तो मुझे हंसी आ गई। तनु वास्तव में एक ईमानदार लड़की है और उसने कभी किसी को निराश नहीं किया। दिया कुरैशी ने अजीब से सिर हिलाया, आंटी, क्या मैं अगली बार आपके लिए तोहफे ला सकती हूँ? इस बार मैं जल्दी में था इसलिए कुछ नहीं लाया। तनु निराश दिखी। ओह ठीक है, इस बार मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। दिया कुरैशी अभी भी बहुत निराश था, लेकिन अनलान के उपहार के बाद उसे अब इतना बुरा नहीं लगा। विहू एक क्षण के लिए निराश हुआ, फिर उसका दुख जाता रहा। दिया कुरैशी ने राहत की सांस ली। इतने सारे बच्चों से घिरी होने के कारण वह खुद को दबा हुआ महसूस कर रही थी। प्रिया मुस्कुराई और बोली, दिया कुरैशी, तुमने कहा कि तुम मीरा को देखने आई थी, जबकि तुम्हें पता था कि वह गर्भवती है, लेकिन तुमने उसके लिए कोई उपहार भी तैयार नहीं किया। क्या यह अनुचित नहीं है? अपने पति को दिखाने के बाद प्रिया ने मुड़कर दिया कुरैशी को देखकर मुस्कुराना बंद कर दिया। दिया कुरैशी ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, तो मैं उन्हें लाल लिफाफे दूंगी। प्रिया मुस्कुराई और बोली, जरूर, 10,000 से शुरू। दिया कुरैशी की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। प्रिया ने बहुत गंभीरता से कहा, क्या आपको पता है कि पिछले साल बच्चों को नए साल पर कितनी रकम मिली थी? लगभग 10 लाख। शिमा आंटी और शुक्ला अंकल प्रत्येक को 500,000 मिले और बाकी सभी को 10,000 या 20,000 मिले। आप मीरा शर्मा के सबसे अच्छे दोस्त हैं और आप उनके बच्चे को छोड़ने का साहस नहीं कर सकते। अगर यह पहले होता तो दिया कुरैशी को लगता कि प्रिया जानबूझकर परेशानी ढूंढ रही है और उसे निशाना बना रही है। लेकिन सामने स्थित विला को देखकर और यह सोचकर कि मीरा शर्मा के माता पिता वास्तव में बहुत अमीर हैं, वह एक क्षण के लिए झिझकी और फिर अजीब ढंग से बोली, तो मुझे 8,000 दे दो। ये शुभ संख्या है। प्रिया मुस्कुराई और बोली, ठीक है, हालांकि 8,000 थोड़ा कम है, लेकिन ये शुभ है। तब दिया कुरैशी ने कहा, मेरे पास कोई लाल लिफाफा नहीं है, क्या आपके पास है? अगर नहीं, तो मैं अगली बार फिर कोशिश करूंगा।
प्रिया ने उसे टोकते हुए कहा, लाल लिफाफा कुछ खास नहीं। पिछले साल मीरा ने बहुत सारे लाल लिफाफे खरीदे थे, लेकिन उसने अभी तक उनमें से किसी का भी इस्तेमाल नहीं किया है। मैं उन्हें तुम्हें दे दूंगी। बात करते करते प्रिया ऊपर की ओर भागी। दिया कुरैशी ने अपने होठों को भींच लिया, ऐसा महसूस कर रही थी जैसे वह सुइयों पर बैठी हो। 30,000 से अधिक रुपये जो चले गए थे उसके बारे में सोच रही थी और उसका दिल टूट गया। मीरा शर्मा ने कुछ न देखने का नाटक किया और बच्चों के साथ खिलौनों से खेलती रहीं। एक क्लिक के साथ प्रिया नीचे गई और लाल लिफाफा दिया कुरैशी को दे दिया। दिया कुरैशी चाहे जो भी कहना चाहती हो, प्रिया के पास जवाब देने का कोई न कोई तरीका होता है। यदि आपके पास इतनी नकदी नहीं है तो बस लाल लिफाफे बांट दीजिए। आजकल भुगतान और स्थानांतरण बहुत सुविधाजनक हो गए हैं। प्रिया ने हाथ जोड़कर दिया कुरैशी की ओर देखा। दिया कुरैशी ने बैग खोला तो उसमें 50,000 रुपये नकद मिले। उसने अपना काम करने के लिए इसे लिया। ये देखकर कि दिया कुरैशी टालमटोल कर रही है, प्रिया ने उसे नहीं कहा और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने लगी। राजेश कपूर की सुनने की शक्ति अच्छी है और उन्होंने लिविंग रूम में हुई हर बात सुनी। वह मूर्ख नहीं है और देख सकता है कि प्रिया दिया कुरैशी के तीखे शब्दों का जवाब दे रही है। और मीरा शर्मा का रवैया, तुम्हें पता है, उसकी पत्नी बहुत दयालु व्यक्ति है। वह अपने दोस्तों के प्रति और भी बेहतर है। मुझे नहीं पता कि दिया कुरैशी ने क्या किया। स्वाभाविक रूप से मुझे उनके साथ एक ही मोर्चे पर खड़ा होना होगा। तो भोजन तैयार है, राजेश कपूर ने अर्थपूर्ण स्वर में कहा। जल्दी करो और अपना काम निपटाओ ताकि रात के खाने पर आ सको। प्रिया तुरंत समझ गई और दिया कुरैशी से कहने लगी, जल्दी करो, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। मीरा शर्मा उठी और बच्चों को हाथ धुलवाने के लिए ले गईं। राजेश ने बच्चों को चावल परोसा और फिर अन्य व्यंजन तैयार किए। प्रिया ने लाल लिफाफा पकड़े हुए कहा, जब तक बच्चे बाहर न आ जाएं, तब तक प्रतीक्षा करो। यह एक बड़ा लाल लिफाफा है जो तुम्हें इस आंटी ने दिया है। इसे रख लो। ये स्पष्टतः किसी और का दिया हुआ बड़ा लाल लिफाफा था, लेकिन प्रिया ने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि यह उसका अपना उपहार हो। आओ, अवी के, तनु के, रिया के और विहू के। प्रिया बोली, आंटी को धन्यवाद कहो। चारों बच्चों ने एक साथ कहा, धन्यवाद आंटी। दिया कुरैशी के हाव भाव कुछ ऐसा कह रहे थे, मैं धन्यवाद की अपेक्षा पैसा लेना अधिक पसंद करूंगा। प्रिया दिया कुरैशी को धोखा देकर खुश थी। चलो खाते हैं। दिया कुरैशी अब और नहीं खा सकती थी। इस भोजन पर उसे 30,000 रुपये से अधिक का खर्च आया। प्रिया के अनुरोध के अनुसार राजेश कपूर ने मंचूहान भोज तैयार नहीं किया, लेकिन व्यंजन फिर भी बहुत स्वादिष्ट थे। पतिदेव, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। यह मुश्किल नहीं है, जल्दी से खा लो, लगभग 1 बज गया है। प्रिया ने दिया कुरैशी को खाने का इशारा किया। बॉस लिन एक 5 स्टार शेफ हैं। अगर वह उपलब्ध होता तो मेरे पिताजी उसे बहुत पहले ही काम पर रख लेते। राजेश कपूर को कुछ याद आया। आपके पिताजी के होटल के उन्नयन का निर्माण कार्य कैसा चल रहा है? चूंकि होटल को अपग्रेड करना बहुत परेशानी भरा काम है और हम व्यवसाय से वंचित नहीं रहना चाहते, इसलिए हमें व्यवसाय जारी रखते हुए नवीनीकरण का काम भी करना होगा। यह एक बड़ी परियोजना है और उसके माता पिता इसमें व्यस्त हैं। परिणामस्वरूप मुझे बच्चों की पहली जन्मदिन पार्टी में शामिल होने का भी समय नहीं मिला। दिया कुरैशी उनकी बातचीत सुनते हुए खाना खा रही थी। मेरी आंखें चमक उठीं, ये बहुत स्वादिष्ट है। ये खाना पकाने का कौशल वास्तव में महान है। जब प्रिया बातें कर रही थी तो उसे अचानक एहसास हुआ कि वह अकेले में मजा नहीं कर सकती। बॉस लिन, जब मेरा काम पूरा हो जाए तो मुझे सान्या में आपके द्वारा खरीदे गए समुद्र के दृश्य वाले विला में ले चलिए। अभी तो गर्मी है, चलो शरद ऋतु तक इंतजार करें। बच्चों को खाने की भी परवाह नहीं थी, वे केकड़े और कछुए पकड़ना चाहते थे। राजेश कपूर ने सिर हिलाया। ठीक है, ठीक है, जल्दी से खाओ, बात मत करो, बस आज्ञाकारी होकर खाओ। क्योंकि आज हमारे घर पर मेहमान हैं, आपको मेहमानों से बात करनी होगी। चाची, क्या आप समझती हैं? दिया कुरैशी, वह कुछ नहीं बोली। राजेश कपूर ने मीरा शर्मा के लिए कुछ खाना उठाया और पूछा, क्या आज दोपहर को आपकी क्लास है? मीरा शर्मा ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। क्या आप चाहती हैं कि आपके पति आपके साथ खरीदारी करने जाएं?
प्रिया को राजेश के काले कार्ड का ख्याल आया और उसकी आंखें चमक उठीं। तुम घर पर रहो और बच्चों का ख्याल रखो। मीरा और मैं खरीदारी करने चलेंगे। क्या आपके पास ब्लैक गोल्ड कार्ड नहीं है? इसे निकालिए और हमें इस्तेमाल करने दीजिए। राजेश कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा, मीरा के पास एक दूसरा कार्ड है। प्रिया ने कहा, मीरा, क्या हम आज दोपहर को खरीदारी करने चलें? मीरा शर्मा कुछ कहने ही वाली थी कि उन्होंने देखा कि प्रिया उनकी ओर बड़ी बड़ी आंखों से देख रही हैं। ऐसा लग रहा था जैसे अगर वह राजी नहीं हुई तो वह उसे खा जाएगा। अगर आपकी दुकान व्यस्त नहीं है तो चलो खरीदारी करने चलें। व्यस्त नहीं, व्यस्त नहीं। मेरी दुकान में पहले से ही इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, फिर भी मुझे तुम्हारी क्या ज़रूरत है? मीरा शर्मा, दिया कुरैशी पूछना चाहती थी, वह व्यक्ति कौन था जो आज सुबह कुत्ते की तरह व्यस्त था? दोपहर के भोजन के बाद राजेश कपूर बर्तन धोने के लिए रसोई में चले गए। दिया कुरैशी मदद करना चाहती थी, लेकिन प्रिया ने उसे रोक दिया। मीरा शर्मा भी थोड़ी घबराई हुई थीं। राजेश कपूर को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है और उन्होंने दिया कुरैशी को ठंडी निगाह से देखा। बाहर जाओ, हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। दिया कुरैशी बस बैठ गईं। प्रिया ने कहा, क्या आप जानते हैं कि रसोई जनरल लिन के लिए एक प्रतिबंधित क्षेत्र है? केवल वही अंदर और बाहर आ जा सकते हैं। दिया कुरैशी दंग रह गई। क्यों? प्रिया ने ठंडी आवाज़ में कहा, क्योंकि मीरा ने पहले भी रसोई में विस्फोट किया था, इसलिए राष्ट्रपति कपूर उसे रसोई में मदद नहीं करने देंगे और कोई भी नहीं कर सकता। मीरा शर्मा गई और प्रिया से कहा कि वह बात करना बंद करे। प्रिया हैरान थी, क्या तुम्हारी रसोई काफ़ी नहीं उड़ाई गई? दिया कुरैशी ने याद किया और महसूस किया कि वास्तव में यही मामला था। मीरा शर्मा को झांग परिवार के रसोई घर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, केवल नौकरों को ही प्रवेश की अनुमति थी। दरअसल मीरा शर्मा और प्रिया के असली विचार यही हैं। क्या दिया कुरैशी राजेश की ओर आकर्षित होगी, जो लोहित भसीन से 100 गुना या 1000 गुना बेहतर है? और फिर आप अपने घोंसले के पास घास खाने के लिए तैयार हैं। प्रिया को थोड़ा पछतावा और निराशा महसूस हुई। उसे लगा कि उसने कोई मूर्खतापूर्ण काम किया है। राजेश कपूर ने बर्तन धोए और फल की प्लेट काटी। मैंने मीरा शर्मा और बच्चे के लिए अलग प्लेट काटी। छोटे बच्चों, जाओ और अपने पापा से हाथ धो लो। आप अपने हाथ धोए बिना फल नहीं खा सकते। जाओ, माँ को भी बुलाओ। रिया आए और मीरा शर्मा का हाथ पकड़ लिया। माँ, हाथ धो लो और फल खा लो। अच्छा। रिया ने पीछे मुड़कर बाकी 2 लोगों की ओर देखा। तुम्हें भी अपने हाथ धोने चाहिए। प्रिया ने ईर्ष्या के भाव से उनकी पीठ की ओर देखा। हालांकि मीरा शर्मा को पहले भी कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब वह जीवन में विजेता हैं। अगर वह घटना 2 साल पहले नहीं हुई होती तो मीरा ने लोहित भसीन से शादी भी कर ली होती, तो शायद वह इतनी खुश नहीं होती जितनी अब है। दिया कुरैशी ने प्रिया की बातों से कुछ असहमत होते हुए अपने होंठ भींच लिए। बोयू को क्या हुआ? वह एक युवा प्रतिभा है, उसके परिवार के पास करोड़ों डॉलर की संपत्ति है और वह एक सज्जन व्यक्ति है। प्रिया ने आधी मुस्कान के साथ दिया कुरैशी की ओर देखा। क्या उसके पास जनरल लिन है? क्या उसके पास जनरल लिन जैसी सौम्यता और विचारशीलता है? क्या वह मीरा के लिए अपनी पत्नी और बच्चों की देखभाल करने के लिए घर पर रहने को तैयार है? हाँ, करोड़ों की संपत्ति। यह उसके माता पिता की है, उसकी नहीं। हालांकि लोहित भसीन इकलौती संतान है, लेकिन उनके हाथ में जो पैसा आया वह उनका अपना पैसा नहीं था। जहां तक मुझे पता है, करोड़ों की संपत्तियां महज दिखावा हैं। वे सब अचल संपत्ति हैं। श्री कपूर का ब्लैक गोल्ड कार्ड अपने आप बोलता है। प्रिया ने देखा कि दिया कुरैशी का चेहरा और भी बदसूरत होता जा रहा था और उसकी मुस्कान और भी बड़ी होती जा रही थी। तुम ही हो जो लोहित भसीन जैसे इंसान को अनमोल समझते हो। अगर मैं उसे अपने सामने भी रख दूं तो मैं एक पल के लिए भी उसकी तरफ देखने की जहमत नहीं उठाऊंगा। दिया कुरैशी गुस्से में थी। प्रिया, तुम बहुत आगे जा रही हो। प्रिया ने कंधे उचकाते हुए कहा, मैं सच कह रही हूं। आप इसे एक खजाने की तरह समझते हैं जिसे पाने के लिए आप तरस रहे थे। कुछ लोगों की नज़र में ये बेकार है। लोहित भसीन वास्तव में दिखने और पारिवारिक पृष्ठभूमि दोनों में अपने साथियों से काफ़ी बेहतर हैं। यह उतना बुरा नहीं है जितना प्रिया ने कहा, लेकिन राजेश की तुलना में क्या वह एक बदमाश नहीं है? आप
दिया कुरैशी उठकर जाने लगी, लेकिन प्रिया ने उसे रोक लिया। तुम क्या करने वाले हो? चूंकि तुम यहाँ हो तो चलो साथ में अच्छा समय बिताते हैं। दिया कुरैशी ने प्रिया का हाथ झटक दिया। प्रिया की मुस्कान ठंडी पड़ गई। दिया कुरैशी ने उसे घूर कर देखा। मीरा शर्मा बच्चों को बाहर लेकर आई और उन्होंने देखा कि उनके मूड में कुछ गड़बड़ है। क्या गलत? प्रिया मासूम लग रही थी। दिया कुरैशी जाने वाली थी और मैंने सोचा कि अब हम आ ही गए हैं तो साथ में अच्छा समय बिताएं। मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा लेकिन तुमने मना कर दिया। अब तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें जाने दूं। क्या मजाक? दिया कुरैशी ने मीरा शर्मा की ओर देखा और कहा, मीरा, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी शादी में आ सकेंगी। आखिरकार हम सभी अच्छे दोस्त हैं और आप और बोयू भी दोस्त हैं। राजेश कपूर ने दिया कुरैशी की ओर देखा और मीरा शर्मा की ओर देखा। पत्नी, अगर आपके पास शादी में शामिल होने का समय है तो आप मेरे और बच्चों के साथ अधिक समय बिता सकती हैं। वैसे भी सभी दोस्तों को शादी में शामिल होना ज़रूरी नहीं है। प्रिया ने यह भी कहा, मेरे पास शादी में शामिल होने का भी समय नहीं है। आखिरकार मैं एक महिला हूं जो प्रतिदिन लाखों डॉलर कमाती हूं। आपकी शादी में जाना मेरे समय और पैसे की बर्बादी होगी। दिया कुरैशी इतनी गुस्से में थी कि उनका चेहरा हरा हो गया। प्रिया, तुम आओ या ना आओ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तुम्हें वैसे भी आमंत्रित नहीं किया था। प्रिया ने मुंह बनाते हुए कहा, यह तो बहुत बढ़िया है। मुझे इसके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है। मीरा शर्मा ने शांति से कहा, मैं भी नहीं जाऊंगी। चूंकि हम कभी सबसे अच्छे दोस्त थे इसलिए मैं आपकी शादी की शुभकामनाएं देती हूं। अब मुंबई मत आना, मैं व्यस्त हूं और मेरे पास तुम्हारा मनोरंजन करने का समय नहीं है। दिया कुरैशी ने गहरी सांस ली और कहा, कृपया इसके बारे में सोचें। मुझे कुछ और काम है, मैं पहले चलती हूँ। प्रिया ने उसके पीछे से आवाज लगाई, अलविदा, मैं तुम्हें विदा नहीं करूंगी। मीरा शर्मा ने जम्हाई ली, मुझे थोड़ी नींद आ रही है जानू, मैं थोड़ी देर लेटने जा रही हूँ। राजेश कपूर ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है। प्रिया भी पीछे पीछे आई। मीरा, ऐसी औरत के लिए दुखी होना उचित नहीं है। मीरा शर्मा बिस्तर पर लेट गईं, मुझे पता है, लेकिन मुझे थोड़ा असहज महसूस हो रहा है। तुम परेशान क्यों हो? उसके जैसी दोस्त के साथ तुम उसे नए साल के लिए क्यों रखोगे? मीरा शर्मा ने कुछ नहीं कहा। प्रिया जानती थी कि वह कोमल हृदय की है। वह जितनी अप्राप्य दिखती थी, भीतर से उतनी ही कोमल थी। आज खत्म हो गया और यह सब खत्म हो गया। मीरा शर्मा ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं थोड़ा उदास हूँ, आखिरकार मेरे पास अभी भी तुम्हारे जैसा एक अच्छा दोस्त है। प्रिया बहुत गर्व से बोली, तुम भी मेरे अच्छे दोस्त हो। आराम करो। मीरा शर्मा ने जम्हाई लेते हुए कहा, मैं सोने जा रही हूँ। मैं आज बहुत जल्दी उठ गया और मुझे बहुत नींद आ रही है। ये देखकर कि मीरा शर्मा को बहुत नींद आ रही है, प्रिया और अधिक देर तक नहीं रुकी। मैं जल्द ही दुकान पर वापस आऊंगा, आपको अच्छी तरह से आराम करना चाहिए। नीचे जाने के बाद प्रिया सोफे पर बैठ गई और इंतजार करने लगी। 10 मिनट तक इंतजार करने के बाद मैं और अधिक शांत नहीं बैठ सका। बॉस लिन, आप क्यों नहीं पूछते कि क्या हो रहा है? राजेश कपूर होश में आए और बोले, पूछो, मैं मीरा से भी पूछूंगा। प्रिया ने हंसते हुए कहा, वह बहुत ही कम बोलने वाली महिला है, मुझे संदेह है कि वह आपको बताएगी। राजेश कपूर ने इस पर विचार किया और सहमति व्यक्त की। मीरा और उसके बीच क्या चल रहा है? प्रिया अचानक चौंक उठी। उन्होंने राजेश को बताया कि उस वर्ष क्या हुआ था और अपने अनुमान भी जोड़े। मुझे संदेह है कि ये दिया कुरैशी ही थी जिसने जानबूझकर मीरा को शराब पिलाई और फिर उसे बार में छोड़ दिया। जब तक आप निजी कमरे में दाखिल हुए, मीरा पहले से ही नशे में थी। जरा सोचो, मीरा कितनी खूबसूरत है और नशे में भी है। पता नहीं कितने भेड़िए और बाघ उसे देख रहे होंगे। अगर कुछ गलत हो गया तो क्या लोहित भसीन के साथ उसकी शादी बर्बाद नहीं हो जाएगी? मीरा की नज़र में लोहित भसीन सिर्फ एक ब्लाइंड डेट है। दिया कुरैशी की नज़र में वह एक राजकुमार है, एक दुर्लभ वैवाहिक साथी। राजेश कपूर ने भौहें चढ़ाकर पूछा, आगे क्या होगा? प्रिया अभी भी गुस्से में थी। फिर मीरा गर्भवती हो गई और उसने बच्चे को जन्म देने के बारे में सोचा।
मीरा की सबसे अच्छी दोस्त होने के नाते दिया कुरैशी और मुझे सबसे पहले ये खबर पता चली। फिर इस छोटी कुतिया ने लोहित भसीन के माता पिता को खबर लीक कर दी। शुरू में मीरा इस बात से असहमत थीं। उन्हें और लोहित भसीन को युगल भी नहीं माना जा सकता था। मीरा के असहमत होने के अलावा लोहित भसीन सहित दोनों पक्षों के माता पिता इस विवाह के पक्ष में हैं। दिया कुरैशी ने ये खबर लीक कर दी और लोहित भसीन के माता पिता का रवैया तुरंत 180 डिग्री बदल गया। मैं सीधे अपने चाचा और चाची के घर गया और तब जाकर उन्हें पता चला कि मीरा गर्भवती थी। आप शायद मेरे बिना बताए ही अनुमान लगा सकते हैं कि आगे क्या हुआ। मीरा घर से भागकर नवी मुंबई आ गई। इस बिंदु पर प्रिया ने राजेश कपूर को चेतावनी दी, अगर तुमने मीरा को निराश करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें माफ न करने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा। राजेश कपूर ने वादा किया, इसकी चिंता मत करो, मैं उसे जीवन में कभी निराश नहीं होने दूंगा। प्रिया ने कराहते हुए कहा, याद है तुमने क्या कहा था? ठीक है, मुझे भी दुकान पर वापस जाना है, मैं अब जा रहा हूँ। प्रिया के जाने के बाद राजेश सोफे पर बैठा उसकी बातों के बारे में सोच रहा था। पिताजी, पिताजी, रिया सोफे पर चढ़ गई और राजेश की बाहों में सिमट गई। तीनों खजानों को सोने की जरूरत है, चलो ऊपर जाकर सो जाओ। जब बच्चे सो रहे थे तो राजेश उनकी देखभाल कर रहा था, लेकिन मीरा शर्मा जाग गई। वह एक पल के लिए झपकी ले ली। प्रिय, क्या बच्चे सो गए हैं? राजेश कपूर आए और बोले, हाँ। मीरा शर्मा ने बिना कुछ कहे उसे गले लगा लिया, अपनी आंखें बंद कर लीं और उसकी बाहों में झुक गई। राजेश कपूर ने अपनी पत्नी की पीठ को धीरे से थपथपाया जैसे किसी बच्चे को सहला रहे हों और फुसफुसाए, क्या आप कुछ फल चाहेंगे? मीरा शर्मा ने अपना सिर हिलाया, मैं बस तुम्हें गले लगाना चाहती हूँ। फिर मैं बिस्तर पर लेट जाऊंगा और तुम मुझे कसकर पकड़ लेना। इस तरह मुड़ना असुविधाजनक है। मीरा शर्मा ने उदास होकर कहा, नहीं, मैं तुम्हें ऐसे ही पकड़ती हूँ, यह आरामदायक है। ठीक है। कुछ समय बाद, पतिदेव, आप मुझसे क्यों नहीं पूछते कि दिया कुरैशी और मेरे बीच क्या हुआ था? प्रिया ने मुझे सब कुछ बता दिया। उद्धरण चिन्ह ... ये लड़की कुछ भी नहीं छिपा सकती। राजेश कपूर ने पूछा, आप क्या सोचते हैं? मीरा शर्मा ने करवट बदली, अपना सिर राजेश कपूर के पैरों पर टिका दिया और उनकी आस्तीन खींचने लगीं। आइए हम सोचें कि अतीत में जो भी भाईचारा हमारे बीच था वह सब बर्बाद हो गया। कुछ देर रुकने के बाद उसने आगे कहा, मैं अब बहुत खुश हूँ। मेरा पति और बच्चे हैं। मुझे ऐसे व्यक्ति से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है जिसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। राजेश कपूर ने सिर हिलाया, हाँ, अपनी अपनी जिंदगी जियो और साथ मिलकर खुश रहो। मैं उससे अधिक सुंदर हूँ, मेरा फिगर उससे बेहतर है, मेरा पति उससे अधिक सुंदर है और उसके अधिक बच्चे हैं। मीरा शर्मा बहुत गर्व से बोली, मैं उसे बहुत पीछे छोड़ आई हूँ। राजेश कपूर ने अपना सिर नीचे किया और उसके साथ हंस पड़े। दिया कुरैशी के आने से मीरा शर्मा थोड़ी नाखुश हुई, लेकिन हर किसी को खुशी पाने का अधिकार है। जब खुशी का सामना होता है तो मानव स्वार्थ उसे पाने की ओर ले जाता है। प्रिया और मीरा शर्मा को इस बारे में कुछ भी नहीं सोचना था। मुख्य बात यह है कि दिया कुरैशी जानती थी कि मीरा शर्मा को लोहित भसीन पसंद नहीं है। वह इतनी अधीर थी कि उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त की पीठ में छुरा घोंपने का फैसला किया। जैसा कि प्रिया ने कहा, देखते हैं वह कब तक खुश रह पाती है। मीरा शर्मा की दोपहर में कक्षाएं होती हैं, इसलिए राजेश बच्चे की देखभाल करता है। मैं बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा कक्षाओं में ले जाने की योजना बना रही हूँ। अब जबकि मौसम ठंडा हो रहा है और अब इतना गर्म नहीं है, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा कक्षा में जाने का ये सही समय है। ऐसा कहा जाता है कि यह प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा कक्षा है, लेकिन वास्तव में ये बच्चों के खेलने के लिए एक अलग स्थान है। मेरठ में मैंने जो प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा कक्षा का अनुभव किया, वही मुंबई में भी उपलब्ध है। राजेश कपूर ने ऑनलाइन जांच की और पाया कि समीक्षाएं काफ़ी अच्छी थीं। माता पिता द्वारा पोस्ट की गई तस्वीरों से यह अनुमान लगाया जा सकता है। वातावरण भी बहुत अच्छा है। विशेष रूप से कहें तो हमें अभी भी साइट पर निरीक्षण करने की आवश्यकता है। राजेश कपूर ने शैक्षणिक संस्थान की ग्राहक सेवा से संपर्क किया और मिलने का समय तय किया। शाम को मीरा शर्मा ने इस बारे में सोचा।
मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं कार्यक्रम समायोजित कर लूंगा। एक शिशु के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा कक्षाओं में भाग लेना एक बड़ी बात है। एक माँ के रूप में वह चाहे कितनी भी व्यस्त क्यों न हो, इसमें भाग लेगी। अगले दिन सुबह 8 बजे राजेश कपूर अपने 5 सदस्यीय परिवार को गाड़ी से उनके गंतव्य तक ले गए। यदि आपकी कक्षाएं पूरे दिन चलती हैं तो वहां तक पहुंचने में लगभग आधा घंटा लगता है। दोपहर का खाना खाने में दिक्कत होती है। मुझे नहीं पता कि उनके यहाँ कैफेटेरिया है भी या नहीं। गंतव्य पर पहुंचने के बाद कई बच्चे अपने माता पिता के मार्गदर्शन में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा कक्षाओं में गए। विहू बहुत उत्साहित था और उसने राजेश कपूर से आग्रह किया, पिताजी, विहू नीचे जाना चाहता है, वह नीचे जाना चाहता है। तनु इधर उधर घूमी और बोली, माँ, तनु दूसरे बच्चों के साथ खेलना चाहती है। अभी चुपचाप बच्चे की सीट के स्विच का अध्ययन करने लगा। हालांकि रिया भी इसका इंतजार कर रही थी, फिर भी वह चुपचाप बैठा रहा। ऐसा लगता है कि मैं जानता हूं कि चिंतित होने का कोई मतलब नहीं है। यद्यपि ये बच्चे केवल 1 वर्ष के हैं, लेकिन उनकी ऊंचाई और बनावट 2 वर्ष के बच्चों के समान है। घुमक्कड़ में बैठो, कितना बड़ा बच्चा है। इसके अलावा वे बहुत स्थिरता से चल सकते हैं। राजेश ने निर्णय लिया कि बच्चों को स्वयं चलना चाहिए, उसे बस बांध कर रखने की जरूरत है। विहू बहुत चिंतित था और राजेश कपूर की भौहें तन गईं। विहू, जब तुम शांत हो जाओ तो हम चलेंगे, विहू ने थोड़ा अचंभित होकर कहा। राजेश कपूर ने उनकी बात अनसुनी कर दी और अपना सामान पैक करना, कार लॉक करना और उनके हाथों में सुरक्षा रस्सियां बांधना शुरू कर दिया। विहू शायद ही कभी रोता है, वह बस दुखी दिखता है। यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ आपसे छोटे हैं, कुछ आपसे बड़े हैं। एक बार जब आप अंदर आ जाएं, तो बेहतर होगा कि आप अच्छा व्यवहार करें। इधर उधर मत भागना, किसी चीज को मत छूना और माँ पापा का साथ मत छोड़ना, ठीक है? राजेश कपूर की नज़रें बच्चों के चेहरों पर घूम गईं। तनु ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया, मैं समझ गई। तनु आज्ञाकारी रहेगी। रिया ने भी सिर हिलाया। अभी मुस्कुराया और बोला, मुझे पता है। अंततः उसकी नज़र विहू पर पड़ी। विहू ने उसका मुंह पकड़ लिया और कहा, विहू जानता है। तो फिर चलो अंदर चलें। विहू के छोटे से चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। 4 बच्चे और बहुत अच्छे दिखने वाले माता पिता। आप जहां भी जाएं, आप हर किसी का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। रिसेप्शनिस्ट आगे आए और बोली, आप मिस्टर कपूर होंगे, मैं टीचर वंदना हूं। राजेश कपूर ने सिर हिलाकर कहा, नमस्ते टीचर वंदना। शिक्षिका वंदना ने एक अन्य शिक्षिका को बुलाया, जो प्रशिक्षु जैसी लग रही थीं। इन 4 बच्चों को टीचर तनु की कक्षा में ले जाओ। चिंता मत करो माँ और पिताजी, टीचर तनु की कक्षा 1 से 2 साल के बच्चों के लिए है। हम पहले बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ खेलने दे सकते हैं। इस दौरान मैं आप दोनों को हमारे संगठन से परिचित कराऊंगा। मीरा शर्मा बच्चों के बारे में चिंतित थी, क्या मैं अंदर जाकर देख सकती हूँ? जरूर, चलो साथ मिलकर देखते हैं। कक्षा को खूबसूरती से सजाया गया है और सभी बच्चे और अभिभावक उपस्थित हैं। मीरा शर्मा ने जूते के कवर पहने और बच्चों की देखभाल करने के लिए अंदर चली गईं। अध्यापिका वंदना मुस्कुराईं और बोली, तो फिर बच्चों के पिता आइए और इसके बारे में और जानें। राजेश कपूर ने थोड़ा सिर हिलाया, ठीक है। शिक्षिका वंदना ने गहरी सांस ली और कहा, वाह, यह आदमी कितना सुंदर है। यदि मैं कई वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं कर रहा होता तो इस समय मैं अपना धैर्य खो चुका होता। देश भर में हमारी 15 मेंगवा एजुकेशन शाखाएं हैं। पिछले महीने हमने सिटी ए में एक और खोला, जिससे अब इनकी संख्या 16 हो गई है। अभिभावक हमारे शिक्षण स्टाफ के बारे में निश्चिंत रह सकते हैं। हमारे शिक्षकों के डिप्लोमा आधिकारिक वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। वे सभी बहुत अनुभवी शिक्षक हैं। यह मुख्य स्टोर है और ये 10 वर्षों से खुला है। सुनते समय राजेश कपूर भी शिक्षिका वंदना के पीछे पीछे यहाँ के वातावरण का निरीक्षण करने चले गए। मैं कहना चाहता हूँ कि यह बहुत सुंदर और स्वच्छ है। शिक्षिका वंदना ने राजेश कपूर को अपना रसोई घर दिखाने के साथ साथ यूवी कीटाणुशोधन उपकरण आदि भी दिखाए। रसोई घर में सभी रसोई वर्दी और टोपी पहनते हैं और सामग्री भी बहुत ताज़ा होती है। हमारे यहाँ विदेशी शिक्षक पढ़ाते हैं।
आप मेरठ में हमारी शाखा से परिचित हैं, है ना? तो क्या आप इस बार अपने बच्चों का नामांकन कराने पर विचार कर रहे हैं? यदि आप पंजीकरण कराते हैं तो आपको कीमत में छूट मिलेगी क्योंकि आप 4 बच्चों वाले परिवार से हैं। अध्यापिका वंदना राजेश कपूर को हॉल के एक कोने में ले गईं। पूर्व प्रशिक्षु अपने साथ पर्चे, मूल्य सूची और अनुबंध लेकर आए। राजेश कपूर ने पूछा, आप अपनी फीस की गणना कैसे करते हैं? शिक्षिका वंदना मुस्कुराईं और बोलीं, हम प्रति घंटे के हिसाब से शुल्क लेते हैं और कक्षा लगभग 45 मिनट तक चलती है। चूंकि बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, इसलिए उनका ध्यान निश्चित रूप से बहुत अच्छा नहीं है। लंबे समय तक पढ़ाई करना वास्तव में अच्छा नहीं है। मुझे विश्वास है कि आप इसे समझ सकते हैं, है ना? जहां तक फीस की बात है, यहाँ एक क्लास की फीस $480 है, वार्षिक पैकेज की फीस $380 है तथा अर्धवर्षीय पैकेज की फीस $430 है। हम 3 महीने के लिए प्रति कक्षा ₹450 लेते हैं। हम एक कक्षा लेते हैं और एक कक्षा पार करते हैं। अगर आप आज नहीं आ सकते तो अगली कक्षा का प्रबंध कर लीजिए। जो पाठ इस वर्ष उपयोग नहीं किए गए हैं, उन्हें अगले वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। वैसे भी कक्षाएं बहुत कम हैं। राजेश ने फिर पूछा, आपने अभी कहा कि मेरे सभी बच्चों को छूट मिलती है। शिक्षिका वंदना ने तुरंत कहा, यह आपकी पसंद पर निर्भर करता है। कृपया मुझे सब कुछ बताओ। शिक्षिका वंदना एक क्षण के लिए हिचकिचाईं। दरअसल उन्होंने कल रात प्रभारी व्यक्ति के साथ इस योजना पर चर्चा की थी। आखिरकार कभी कभी बिक्री के लिए अभिनय की भी आवश्यकता होती है। 4 बच्चों के लिए वार्षिक पैकेज 350, 6 महीने के लिए 400 और 3 महीने के लिए 420 है। इस गणना के अनुसार यह एक वार्षिक योजना होनी चाहिए, है ना? राजेश कपूर ने उनके पाठों की विषय वस्तु पर एक नज़र डाली। संगीत, व्यवहारिक कौशल, सभी प्रकार की चीजें। लेकिन ये सभी बहुत दिलचस्प हैं। राजेश कपूर ने शांति से कहा, मैं हफ्ते के 7 दिन में से 5 दिन आऊँगा। ये साल भर का पैकेज है। मेरे लिए कीमत का हिसाब कर लीजिए। अगर कीमत सही होगी तो मैं ये काम करूँगा, अगर नहीं होगी तो मैं ये काम नहीं करूँगा। अध्यापिका वंदना तुरंत सतर्क हो गईं। आप जानते हैं, अन्य शिशुओं को सप्ताह में केवल 1 या 2 बार ही मासिक धर्म होता है। सीमित वित्तीय संसाधनों वाले कुछ लोग सप्ताह में केवल 1 बार ही आते हैं। 4 बच्चे, सप्ताह में 5 बार। ये सब पैसा है। बड़ा ग्राहक, निश्चित रूप से एक बड़ा ग्राहक।